वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होने वाला है वो पेपर वन आपका जो रिसर्च एप्टीट्यूड या रिसर्च मेथोडोलॉजी उस पे बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे, जो कि पास्ट ईयर से बहुत सारे एमसीक्यू मैंने लिए हैं आपके एग्जाम के लिए। इसके अलावा बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जहाँ पे रिसर्च मेथोडोलॉजी या रिसर्च एप्टीट्यूड आपका एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सिलेबस का। तो वहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन मैंने उठाए हैं। ठीक है, तो ये वीडियो उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या नेट की प्रिपरेशन करने का सोच रहे हैं, बिकॉज ये सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, एंड हाँ, ये थोड़ा सा अबाउट मी। मेरा नाम आकाश सिंह यादव है। मैंने अपना एमबीए जो है वो फाइनेंस एंड मार्केटिंग में किया है, जिसमें मेरा फाइनेंस मेजर था। और मैं 4 टाइम नेट एंड जेआरएफ क्वालिफाई हूँ कंटिन्यूसली, जिसमें से 3 टाइम मैनेजमेंट है और 1 टाइम कॉमर्स है। ठीक है, अभी मैं पीएचडी कर रहा हूँ आईआईटी खड़गपुर से। एंड हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बोलूँगा कि आप क्या करेंगे, जब मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा तो आप पहले पर्टिकुलर क्वेश्चंस को देखेंगे और आप वीडियो को कहीं ना कहीं पॉज करेंगे और पहले खुद आंसर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद देखो, मैं आपको एक अपना अप्रोच बता रहा हूँ। ये बहुत अच्छा अप्रोच है क्योंकि मैं खुद भी 4 टाइम नेट एंड जेआरएफ क्वालिफाई हूँ। इस एग्जाम का मेन थिंग क्या है कि आप जितना हो सके पास्ट ईयर एमसीक्यू लगाओ। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि आप क्वांटिटी पे फोकस करो, आपको हमेशा क्वालिटी पे फोकस करना चाहिए। आपको 50 क्वेश्चंस भी लगाने, डेली लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम के कुछ दिन पहले तक अगर आप 100 क्वेश्चंस भी डेली लगा रहे हो, मोर देन इनफ है। बट लेकिन आप जो भी क्वेश्चन लगा रहे हो उन सारे ऑप्शंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपका क्वेश्चन क्यों सही हो रहा है, आपका क्वेश्चन क्यों गलत हो रहा है, आपको पता होना चाहिए। अगर आप ये चीज़ अभी पता कर लोगे तो आपको एग्जाम में वो चीज़ फेस नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, दूसरा क्या है, एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अपने जितने कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करो और जीआरएफ निकालने की कोशिश करो फर्स्ट टाइम में। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इससे स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द रिसर्च दैट एम एट इमीडिएट एप्लीकेशन। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं आपका इसमें जो ऑप्शंस है उनकी बात करते हैं। बेसिक रिसर्च, प्योर रिसर्च और फंडामेंटल रिसर्च होता है। यहाँ पे क्या होता है, डेटा को कलेक्ट और एनालाइज इसलिए करते हैं कि जो एग्जिस्टिंग थ्योरी है उसको इन्हांस कर सकें या कोई नई थ्योरी को हम लोग डेवलप कर सकें। यहाँ पे आपको टाइम और कॉस्ट की जरूरत होती है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और पैसा भी लगता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एक्सपेंड नॉलेज ऑफ अ प्रोसेस ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट। ये हमेशा ध्यान रखना, इंडक्टिव इन नेचर होती है। इंडक्टिव क्या होता है, इंडक्टिव का मतलब होता है पर्टिकुलर टू जर्नल। ठीक है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने लास्ट के जो प्रीवियस ईयर का रिसर्च मेथोडोलॉजी का एमसीक्यू वीडियो प्रोवाइड किया था उसमें प्रोवाइड कर दिया। तो इस बार मैंने इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग में या रिसर्च पे क्वेश्चंस नहीं रखे हैं। ठीक है, फिर ये आपका आंसर देता है व्हाई, व्हाट एंड हाउ। ठीक है, एकेडमिक इन नेचर, कंडक्ट इन यूनिवर्सिटी, नॉट एनी कॉमर्शियल वैल्यू। ठीक है, अब जैसे मैंने इसके एग्जाम्पल भी दिए हैं, स्टेटिस्टिकल थ्योरी हो गई, मैथमेटिकल थ्योरी हो गई। ठीक है, लाइक हाउ इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मैन एंड वुमेन वो आर मोर लाइकली टू सफर फ्रॉम डिप्रेशन। तो इस टाइप की, जैसे मैस्लो नीड हायरार्की, तो जब इस टाइप का रिसर्च करते हैं तो उसको बोलते हैं बेसिक, प्योर एंड फंडामेंटल रिसर्च। ठीक है, फिर आपका होता है अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च दो कॉन्सेप्ट होते हैं। अप्लाइड रिसर्च का मतलब क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स या कुछ आप कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग के लिए कुछ बनाओगे या कुछ आपका आउटकम होगा, तो उनको कहीं ना कहीं अप्लाई करना प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग में, वो आपका अप्लाइड रिसर्च होता है। ठीक है, मेन एम फाइंड द इमीडिएट सोल्यूशन ऑफ रियल लाइफ एंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम रेदर देन नो एक्वायर नॉलेज। ठीक है, डिडक्टिव इन नेचर होती, माइक्रो इन नेचर होती है, हमेशा ध्यान रखना ये माइक्रो इन नेचर होता है। और जो एक्शन रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च में जो मेन डिफरेंस होता है, एक्शन रिसर्च जो होता है वो आपका माइक्रो इन नेचर होता है, माइक्रो। ठीक है, एमआई, और ये मैक्रो। तो यहाँ पे क्या है, जैसे आपका इम्प्रूव एग्रीकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन, फाइंड द स्पेसिफिक क्योर फॉर डिजीज, मार्केटिंग एंड इवेल्युएशन रिसर्च। फिर आपका एक्शन रिसर्च होता है। ठीक है, ये नाम दिया जिसने दिया, ऑल्सो नोन एज द साइकिल ऑफ एक्शन एंड साइकिल ऑफ इंक्वायरी, सॉल्व इमीडिएट प्रॉब्लम फेस बाय सोसाइटी। देखो, यहाँ पे भी इमीडिएट प्रॉब्लम जो थी उसको जो है रियल लाइफ की, उसको सॉल्व करने की बात हो रही थी, यहाँ पे भी बात हो रही, लेकिन यहाँ पे माइक्रो नेचर पे बात होगी, छोटे लेवल पे, और यहाँ पे माइक्रो नेचर की बात होगी जब अप्लाइड रिसर्च की बात आएगी। अप्लाइड रिसर्च में एक चीज और बोली जाएगी, जो आपके कॉन्सेप्ट बेसिक रिसर्च से या जो डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया बेसिक रिसर्च से डेवलप हुए हैं उसका यूज करके एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ठीक है, इट वर्क्स इन माइक्रो लेवल जो मैंने बोला। ठीक है, पार्ट ऑफ अप्लाइड रिसर्च, पर्टिकुलर कॉलेज प्रॉब्लम हो सकता है, स्कूल प्रॉब्लम हो सकता है, ये छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स होते हैं वहां पे हम यूज करते हैं आपका एक्शन रिसर्च। ठीक है, अब मैं आपको बोलूंगा
व्हाट इज द अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है नेट के एग्जाम में, बहुत ज्यादा एक्यूरेट आंसर कौन होता है। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि इसका आंसर तो क्योंकि इस पे नहीं लिखा है, इस पे लिखा है इमीडिएट प्रॉब्लम माइक्रो नेचर, और माइक्रो नेचर भी नहीं लिखा है, बट लेकिन अगर यहाँ पे अप्लाइड रिसर्च भी आपके ऑप्शन में होता तो करेक्ट आंसर आपका अप्लाइड रिसर्च होता है, लेकिन आपका अप्लाइड रिसर्च नहीं है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बन जाएगा आपका एक्शन रिसर्च बन जाएगा। इंपेरिकल रिसर्च कहीं ना कहीं आपका जो क्वांटिटेटिव रिसर्च का पार्ट होता है, और वहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की बात करते हैं। कॉन्सेप्चुअल रिसर्च में कॉन्सेप्ट्स डेवलप करने की बात करते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं आपका टाइप्स ऑफ रिसर्च पे, तो बहुत सारे बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं, एप्लीकेशन बेसिस पे भी डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें प्योर रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च होगा। प्योर रिसर्च मैंने ऑलरेडी बात किया, प्योर रिसर्च को बेसिक रिसर्च और फंडामेंटल रिसर्च भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, ठीक है, इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। ये टाइप्स ऑफ रिसर्च से मैं बोलता हूँ 2 से 3 क्वेश्चन आपको हर बार देखने को मिलेंगे। फिर अप्लाइड रिसर्च की हमने बात कर ली। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की अगर हम बात करते हैं, वहाँ पे आपका एक्सप्लोरेटरी रिसर्च पे ऐसे टॉपिक्स पे रिसर्च होती है जहाँ पे आपको उस टॉपिक के बारे में नहीं पता होना होता है। वहाँ पे बात हो रही ना एक्सप्लोर, किसी चीज़ को एक्सप्लोर करने की बात होती है, तो उस पर आप बोल सकते हो नो नॉलेज टू न्यू नॉलेज, ठीक है। वहाँ पे इस टाइप की रिसर्च बेसिकली हाइपोथेसिस डेवलपमेंट के लिए काम करती है, ठीक है। जिस प्रॉब्लम में आपको बहुत कम पता होता है वहाँ पे हम यूज करते हैं आपका एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। फिर आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को हम बोलते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, इसके बारे में भी आगे हम डिस्कस करेंगे। फिर आपका कोरिलेशन रिसर्च होता है। कोरिलेशन जो होता है एक्सटेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स के बारे में बात करता है। फिर आपका एक्सप्लेनेटरी रिसर्च होता है, यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट की बात होती है। फिर टाइप्स ऑफ इसके बेसिस पे अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है, क्वालिटेटिव रिसर्च होता है, इसको भी आगे हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सैम्पलिंग से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड एक चीज़ मैं आपको और बोलूँगा, अगर आप मेरे से पहली बार जुड़े हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और जितना हो सके वीडियो को शेयर करो। यार बहुत एफर्ट लगता है वीडियो को बनाने में, इसके अलावा मैं पीएचडी कर रहा हूँ, फिर भी आपके लिए इतना टाइम निकाल रहा हूँ, तो प्लीज़ जरूर उससे वीडियो को शेयर करो, ठीक है। अब ये सैम्पलिंग से क्वेश्चन है, पूछा गया था काइंड ऑफ सैंपल दैट इज सिंपली अवेलेबल टू द रिसर्चर बाय वर्च्यू ऑफ इट्स एसेसिबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 2 टाइप्स का आपका सैम्पलिंग टेक्निक होता है। सबसे पहले सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है, ये सैंपल का मतलब क्या होता है, ये आपका पॉपुलेशन है, फिर यहाँ से आप सैंपल लेते हो। पॉपुलेशन मतलब आपका इंटायर जितने भी आपके पर्टिकुलर बाई चांस यहाँ पे मान लो 100 लोग हैं या 1000 लोग हैं, ठीक है, ये आपका पॉपुलेशन है जो आपकी स्टडी को कहीं ना कहीं इंपैक्ट करते हैं, जो भी आप रिसर्च कर रहे हो। फिर आपका सबसेट पॉपुलेशन या रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन जिसको बोलते हैं, वो आपका सैंपल होता है। आप पॉपुलेशन पे रिसर्च नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा टाइम और कॉस्ट जाएगा, तो यहाँ से आपने डिसाइड किया कि 100 लोग पे आप रिसर्च करोगे, ये आपको रिप्रेजेंट करेंगे इन लोगों को, ठीक है, वो सारे लोगों को रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये आपका सैंपल की बात होता है। फिर सैंपल के 2 टेक्निक होते हैं, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का मतलब होता है कि सारे जो भी आपका रिस्पॉन्डेंट है सबके इक्वल चांस है, वहाँ पे कोई बायसनेस नहीं है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग अपोजिट है, वहाँ पे बायसनेस की बात होती है, सबके इक्वल चांस नहीं होते हैं। यहाँ पर रैंडमाइजेशन का यूज होता है, ठीक है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। एक चीज बोलूंगा कि आपको बहुत डिटेल में इस कॉन्सेप्ट को पढ़ना है तो आप जाके 7 मिनट सीरीज पे जाके देख सकते हो, उसको मैंने बहुत एग्जाम्पल से अच्छे से बताया है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में। सबसे पहले सिंपल रैंडम सैंपलिंग होता है। सिंपल रैंडम सैंपलिंग का सिंपल सा मतलब ये होता है, ये हम तब यूज करते हैं, छोटे छोटे जो चीजें बोल रहे हैं उसको लिख लेना। सिंपल रैंडम सैंपलिंग हम तब यूज करते हैं जब हमारा पॉपुलेशन जो होता है वो स्मॉल होता है और होमोजीनियस होता है, ठीक है। फिर इसके बाद आपका आता है सिस्टमैटिक सैंपलिंग। सिस्टमैटिक सैंपलिंग हम तब यूज करते हैं जो पॉपुलेशन आपका स्मॉल होगा, पॉपुलेशन आपका लार्ज होगा बट होमोजीनियस होगा, एक जैसा। होमोजीनियस का मतलब होता है एक जैसा, ठीक है। फिर आपका स्ट्रेटाफाइड सैंपलिंग होता है। स्ट्रेटाफाइड सैंपलिंग का क्या कॉन्सेप्ट होता है कि आपका जो इंटायर पॉपुलेशन है, लाइक आपका इंटायर पॉपुलेशन को एक छोटे छोटे स्ट्रेटा पे डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनके बेसिस पे या डेमोग्राफी या बहुत सारा सेगमेंटेशन के बेसिस पे उनको कुछ स्ट्रेटा में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। फिर ये स्ट्रेटा पे हम रैंडम सैंपलिंग कर देते हैं, सिंपल रैंडम सैंपलिंग कर देते हैं। यहाँ पे बाई चांस मान लो 50 लोग थे, तो यहाँ पे आपने 15 और 20 लोगों में डिवाइड कर लिया बेस्ड ऑन सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसके बेसिस पे उनको आप एक तरीके से रख सकते हो। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे कि ये जो लोग हैं ये बिटवीन 2 स्ट्रेटा जो हैं, बिटवीन 2 स्ट्रेटा जो हैं ये हेट्रोजीनियस हैं, डिफरेंट है बिटवीन स्ट्रेटा, बट ये विद इन स्ट्रेटा होमोजीनियस है। तो यहाँ से आपने 15 में से 5 लोग ले लिए, यहाँ से 5 लोग ले लिए सिंपल रैंडम सैंपलिंग से, और यहाँ से 5 लोग ले लिए। तो इस तरीके से जब आप सैंपलिंग करते हो तो आपको बोलते हो स्ट्रेटाफाइड सैंपलिंग। क्लस्टर सैंपलिंग क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई। क्लस्टर सैंपलिंग का मतलब ये होता है कि आपका जो पॉपुलेशन है ये, ठीक है, क्लस्टर के बेसिस पे आपने डिवाइड किया, 3 क्लस्टर पे डिवाइड किया, बट यहाँ पे क्या माना जाता है, जो बिटवीन क्लस्टर हैं वो होमोजीनियस हैं, एक जैसे हैं,
बिटवीन क्लस्टर आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लिख लो। बिटवीन क्लस्टर वो होमोजीनियस है, बट विथ इन क्लस्टर वो हेट्रोजीनियस है। विथ इन क्लस्टर हेट्रोजीनियस है। फिर इसके बाद आप कोई भी एक क्लस्टर उठा लोगे, इन तीन के बाद आप कोई भी एक क्लस्टर उठा लोगे, क्योंकि वो विद इन जो है हेट्रोजीनियस है, ठीक है, तो वो रिप्रेजेंट करेंगे होल पॉपुलेशन को। ये कॉन्सेप्ट आपका होता है क्लस्टर सैंपलिंग। इसके बारे में आगे भी बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपको एग्जाम्पल वगैरह भी चाहिए तो वो वीडियो देख लो, बहुत अच्छा है। फिर हम बात करते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। वहां पे आपका पहला होता है कन्वीनियंस सैंपलिंग। देखो कन्वीनियंस सैंपलिंग का मतलब ये होता है, हम रिसर्च करने गए, हमको जो मतलब हमारे कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जो लोग मिलते गए उनसे हम अपना जो क्वेश्चन है वो फिल करवाते गए, ठीक है। जजमेंटल और परपेसिव सैंपलिंग, ये बेसिकली आपको बोलता है कि आप उन लोगों से सैंपल लोगे या उन लोगों से क्वेश्चन को फिल करवाओगे आपको जिनसे लगता है कि ये हमारे रिसर्च के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आपका स्नोबॉल सैंपलिंग और कोटा सैंपलिंग, इन पे आगे भी क्वेश्चन है तो अभी इनको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, तब आपको बताऊंगा, ठीक है। ये जैसे मैंने बोला कन्वीनियंस सैंपलिंग में क्या होता है कि हमको लगा कि भैया इनसे ये हमारे पास है तो हमने इनसे डेटा ले लिया, सिंपल। वॉलंटरी रिस्पॉन्स, जो रिस्पॉन्स देना चाहता है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। फिर आपका पर्पसिव में क्या होता है कि हमको लगा कि ये बंदा ये हमारे रिसर्च का जो ऑब्जेक्टिव उसको फुलफिल करेंगे तो हमने ले लिया। स्नोबॉल के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। स्नोबॉल को हिडन सैंपलिंग भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो आपका फर्स्ट सैंपल होता है वही दूसरे लोगों को लेके आता है, ठीक है, इस टाइप के सैंपलिंग में। तो बाई चांस अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे एग्जाम में आपने एक बच्चे को पकड़ा चीटिंग करते हुए, ठीक है, वो बोलेगा और भी लोग तो चीटिंग कर रहे थे सर, मैं चीटिंग नहीं कर रहा था, तो वो और लोगों को बताएगा जो चीटिंग कर रहे होते हैं। तो इस टाइप की सैंपलिंग को आप स्नोबॉल सैंपलिंग बोलते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे पूछा गया द काइंड ऑफ सैंपल दैट सिंपली अवेलेबल टू रिसर्च। एसेसिबिलिटी के बेसिस पे जो सैंपलिंग होती है उसको हम लोग कन्वीनियंस सैंपलिंग बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो जो हमको ऐसे जो लोग हमको मिल सकते हैं इजिली, हम उनसे सैंपल ले लेंगे। तो ये आपका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टू इन्वेस्टिगेट आर सेल्फ सेलेक्टेड इश्यूज इन योर ओन क्लासरूम टू इफेक्ट पॉजिटिव चेंज इन योर टीचिंग एंड इन योर स्टूडेंट लर्निंग, यू विल कंडक्ट। इस टाइप के रिसर्च के लिए आप हमेशा केस स्टडी अप्रोच को यूज करते हो। केस स्टडी अप्रोच आपका क्या होता है? एक्शन रिसर्च के बारे में मैंने ऑलरेडी बात कर ली। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की हम बात करते हैं, वहां पे क्या होता है कि आपका एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन की बात होती है। अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे मैनिपुलेशन करते हैं तो क्या इंपैक्ट आपका डिपेंडेंट वेरिएबल पे होता है, वो आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात करता है, ठीक है। तो केस स्टडी के बारे में मैंने चीजें लिखी हैं, आप जाके देख सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा सेकेंड। हाँ, ये केस स्टडी के बारे में और अच्छे से लिखा है, आप उसको पढ़ सकते हो। रियल लाइफ सिचुएशन में बेसिकली इसका यूज करते हैं। हाँ, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, बट ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपका रिसर्च कैसे होता है? सबसे पहले देखो, एक प्रॉब्लम को आप डिफाइन करोगे। आपका कोई प्रॉब्लम ही तो प्रॉब्लम से ही स्टार्ट होगा ना, एक प्रॉब्लम या एम या ऑब्जेक्टिव स्टार्ट होगा। फिर आप उस पर्टिकुलर टॉपिक पे लिटरेचर रिव्यू करोगे। लिटरेचर रिव्यू करने के बाद आपको पता चलेगा कि क्या थ्योरीज यूज हो रही हैं, ठीक है, आपके पर्टिकुलर टॉपिक पे, और कैसे चीज़ें हैं, क्या मतलब रिव्यू लिटरेचर से क्या क्या काम हो चुका है, आप क्या नया काम कर सकते हो। उसके बेसिस पे आप रिसर्च क्वेश्चन को प्रिपेयर करोगे। रिसर्च क्वेश्चन या हाइपोथेसिस भी बोल सकते हैं, उसको प्रिपेयर करोगे। फिर आप अपना रिसर्च कंसेप्चुलाइज या रिसर्च डिजाइन बनाओगे। फिर आप अपना रिसर्च मेथडोलॉजी आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है, जिसमें आपको ब्लूप्रिंट भी बोल सकते हैं, ब्लूप्रिंट ऑफ अ रिसर्च। फिर आप डेटा कलेक्शन करोगे, फिर डेटा एनालिसिस, फिर फाइंडिंग, फिर रिपोर्ट करोगे आपका जो भी फाइंडिंग्स है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है कि सही क्या है, तो बहुत सिंपल सा है। देखो, सेलेक्टिंग अ फोकस, ठीक है, कलेक्टिंग डाटा, आइडेंटिफाई रिसर्च क्वेश्चन। रिसर्च क्वेश्चन पहले आइडेंटिफाई करेंगे, डाटा कलेक्शन बाद में होता है, तो ये गलत हो गया। सेलेक्टिंग अ फोकस, कलेक्टिंग अ डेटा, एनालाइजिंग डेटा। रिसर्च क्वेश्चन इतनी देर बाद एनालाइज करोगे भाई, तो ये भी गलत हो गया। सेलेक्टिंग अ फोकस, एनालाइजिंग अ डेटा, कलेक्टिंग, ये भी नहीं। एनालिसिस कैसे हो सकता है कलेक्शन से पहले, ये भी गलत। सेलेक्टिंग अ टॉपिक, आइडेंटिफाइंग रिसर्च क्वेश्चन, कलेक्टिंग डेटा, एनालाइजिंग, रिपोर्टिंग रिजल्ट, टेकिंग इन्फॉर्म्ड एक्शन, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। हाँ देखो, ये फिर आपका सैम्पलिंग से क्वेश्चन आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं आपको क्या करना होता है, ए बी सी डी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को आप टैकल करोगे, इजीली होगा। तो इसमें क्या बोला गया है आपको, सबसे पहले इस पे द फर्स्ट मेंबर इज यूज्ड एज अ इंफॉर्मेशन टू आइडेंटिफाई अदर्स, द प्रोसेस गोज ऑन लाइक दिस। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है स्नोबॉल सैंपलिंग। अभी मैंने बताया था ना, डी का फर्स्ट हो गया कि जो एक मेंबर होता है वो ही दूसरे लोगों को लेके आता है। जैसे चीटिंग का केस हो गया, ठीक है, चीटिंग के केस में हो गया, और भी बहुत सारा जिसको हिडन सैंपलिंग भी बोलते हैं, ठीक है, जहां पे आपका रिस्पॉन्डेंट मिलना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, उस केस पे हम स्नोबॉल सैंपलिंग यूज करते हैं। अब डी का फर्स्ट आपको पता हो गया, बाकी आप एलिमिनेट कर दो। ये सारी क्वेश्चन एलिमिनेशन से होते हैं। आपका अप्रोच क्या है एग्जाम में, ये बहुत मैटर करता है। आप बड़े क्वेश्चन देख लेते हो, आप डर जाते हो, नहीं, आपको जितना हो सके अपने अपने माइंड पे बहुत कंट्रोल करके चलना पड़ेगा एग्जाम के टाइम पे, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको मिल गया, बट हम और भी डिस्कस करते हैं। द यूनिट आर चूज इन एक्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेटिंग। तो ये आपका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसको अभी बाई चांस चलो मेरे को समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, इसको हम रोकते हैं। द यूनिट आर चूज फॉर डिफाइंड ग्रुप एंड लेवल्स रेंडमली। द यूनिट आर चूज बाय गिविंग इक्वल एंड इंडिपेंडेंट चांस टू ईच, ठीक है। तो ये जो होता है वो आपका सिंपल रैंडम सैंपलिंग की बात हो रही है। ए का 4 हो गया।
द यूनिट आर चूज इन एक्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेटिंग, ठीक है। तो ये आपका क्लस्टर सैम्पलिंग की बात हो रही है। द यूनिट आर चूज फॉर द डिफाइंड ग्रुप एंड लेबल्स रेंडमली। मैंने बोला था ना स्ट्रेटाफाइड में क्या होता है कि अब जैसे हाँ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में क्या होगा कि आपने पूरा जितना भी आपका सैम्पलिंग फ्रेम है वो बनाया, पहले आपने एक को ही रैंडम नंबर ले लिया, फिर उसके बेसिस पे आप चीज़ों को सेलेक्ट करते हो, जैसे पहले को सेलेक्ट कर दिया, फिर इस तरीके से आपका जब सिलेक्शन होता है वो आपका सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होता है, ठीक है। लॉटरी मेथड हो सकता है, बहुत सारे उसमें मेथड हैं। फिर आपका ये सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग होता है। सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग में आपने क्या किया कि आपने जितना भी पॉपुलेशन है उसको डिवाइड किया और इसके बाद आपने सबसे पहले सेकंड को सिलेक्ट किया, फिर दो छोड़ के फिर सिलेक्ट किया, फिर दो छोड़ के सिलेक्ट किया। तो इस टाइप की सैम्पलिंग आपकी सिस्टमैटिक। स्ट्रेटाफाइड सैम्पलिंग में आपने स्ट्रेटा में डिवाइड किया, एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन को इन स्ट्रेटा में डिवाइड किया, फिर सारी स्ट्रेटा में आपने सिस्टमैटिक सैम्पलिंग का यूज कर लिया, ठीक है, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग का यूज कर लिया। तो इस टाइप की सैम्पलिंग को आपको स्ट्रेटाफाइड सैम्पलिंग बोलते हैं। क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या होता है, आपने क्लस्टर में डिवाइड कर लिया, आपने होल क्लस्टर को सेलेक्ट किया है, होल क्लस्टर को सेलेक्ट किया है, ठीक है। तो वही चीज बोली गई है कि स्ट्रेटाफाइड सैम्पलिंग जो है द यूनिट आर चूज फ्रॉम द डिफाइंड ग्रुप एंड लेबल्स रैंडमली। तो ये ग्रुप्स हैं, तो सॉरी स्ट्रेटाफाइड में ये ग्रुप्स हैं, तो इनसे आप सारे ग्रुप से रैंडमली सेलेक्ट कर लोगे। तो यहाँ पे क्लस्टर में क्या बोला, द यूनिट आर चूज इन एक्ट ऑन द बेसिस ऑफ सेटिंग, ठीक है। यहाँ पे इन एक्ट होल ग्रुप को सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा। तो ये आपका जो कॉन्सेप्ट है वो हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, द रिसर्च फ्रॉम विच दैन अप्रोप्रिएट फिट फॉर इम्प्रूविंग एफिशिएंसी ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट वुड बी। देखो टू टाइप्स के असेसमेंट होते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है और समेटिव असेसमेंट क्या होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या होता है कि यहाँ पे जैसे आपका एग्जाम स्टार्ट हुआ, ठीक है, आजकल इस पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है कि बीच बीच में जो टीचर है आपको इवोल्यूएट करता रहेगा, आपके बहुत सारे टेस्ट होंगे, आपका मिड सेम होगा, फिर फाइनल सेम होगा। इस टाइप की जो असेसमेंट होता है उसको फॉर्मेटिव बोलते हैं। इवोल्यूशन ड्यूरिंग लर्निंग, मॉनिटरिंग लर्निंग प्रोसेस, improve learning, फीडबैक प्रोवाइड करेगा, प्रोवाइड ऑनगोइंग फीडबैक फ्रॉम इंप्रूविंग इंस्ट्रक्शंस, फोकस ऑन लर्निंग गोल्स, कवर्स स्मॉल कंटेंट एरिया। फिर आपका समेटिव असेसमेंट क्या होता है, इवोल्यूशन आफ्टर लर्निंग, लर्निंग के बाद यहाँ पे इवोल्यूशन होता है, असाइन अ रैंक एंड ग्रेड, इवोल्यूएट अचीवमेंट, कंपैरिजन थ्रू स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, फोकस ऑन रिजल्ट, इंक्लूड द इंटायर कोर्स, ठीक है। तो जब लास्ट में जो टेस्ट होगा वो समेटिव होगा, जो बिटवीन भी होते रहते हैं वो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा। अभी फॉर्मेटिव असेसमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की बात चल रही है। तो इसमें पूछा गया द रिसर्च फ्रॉम विच बी एन एप्रोप्रिएट इंप्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो यहाँ पे आपका कहीं ना कहीं एप्लीकेशन फंडामेंटल नहीं होगा, फंडामेंटल तो थ्योरी डेवलपमेंट की बात करता है। इथनोग्राफी आपका जो बात होता है वो कल्चर, बिहेवियर, इन सब की बात करता है। देखो मैंने बोला इन डेप्थ स्टडी ऑफ नेचुरली अकरिंग बिहेवियर विद इन कल्चर और सोशल ग्रुप, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। अब यहाँ पे हम बात करते हैं अप्लाइड रिसर्च जो होता है वो बड़े लेवल पे बात होती है। यहाँ पे बड़े लेवल की बात नहीं हो रही, माइक्रो लेवल की। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हमारा बन जाता है वो एक्सेल रिसर्च बन जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च नीड हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो इसमें से बोला गया है रिसर्चर को कब हाइपोथेसिस टेस्टिंग का जरूरत पड़ता है, तो वो जो होता है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, और जिसको आप बोलते हो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, ठीक है, जिसको आप बोलते हो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च भी बोलते हो। बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है अपन को। एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब होता है आफ्टर द फैक्ट। आपकी जो रिसर्च होती है फैक्ट के बाद होती है, ठीक है, आपके पास फैक्ट्स फिगर्स होते हैं, तो उनके बेसिस पे आप कहीं ना कहीं अपना हाइपोथेसिस डेवलप कर सकते हो। तो यहाँ पे हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बात होती है, ठीक है, वहाँ पे हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बात होती है। एक्स पोस्ट फैक्टो मींस आफ्टर द फैक्ट, इट इज अ रिसर्च दैट एक्सप्लोर द कॉजेस फॉर द कंडीशन दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट। ऑलरेडी जो चीज हो चुकी है उसके कॉज फाइंड करते हैं। सो हियर द रिसर्चर कैन नॉट मैनिपुलेट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एज ही और शी प्रेडिक्ट द कॉज बेस्ड ऑन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर हैज बीन एन इकोनॉमिकल रिसेशन इन अ कंट्री एंड द रिसर्चर tries to analyze the cause behind such recession। जैसे 2008 में रिसेशन आया था तो उसकी कॉजेज क्या है, रिसेशन आने के बाद क्या कॉजेज हैं। तो इस टाइप की जब हम रिसर्च करेंगे तो उसको आप बोलते हो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। इस टाइप की रिसर्च में जो रिसर्चर है वो ज्यादा वेरिएबल्स को कंट्रोल नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको पता चल गया। हिस्टोरिकल रिसर्च के बारे में भी मैंने आपको बात बता दिया है, ये सारा आप पढ़ सकते हैं इसको। हाँ, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन, इन टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्या करना होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एलिमिनेशन का यूज करना होता है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं आपका मेंडले। मेंडले जो है आपका रेफरेंस मैनेजर है। मेंडले जो है आपका रेफरेंस मैनेजर है। ये बेसिकली क्या करता है, जब आप रिसर्च पेपर्स को पढ़ते हो तो एक तरीके से लाइब्रेरी है जिसमें आप अपने रिसर्च पेपर को स्टोर कर सकते हो। वहाँ पे आप ग्रुप बना सकते हो, ग्रुप के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हो अपने रिसर्च पेपर को। आप वहीं से उस पेपर को साइट कर सकते हो, आप वहीं से उस पेपर को रेफरेंस कर सकते हो वेरियस स्टाइल में। जैसे आपको APA में करना है या MLM में करना है, जिस भी स्टाइल में आप करना चाहो, शिकागो में करना है, उस स्टाइल में आप कर सकते हो। मेंडले के अलावा एक और इंपॉर्टेंट आपका रेफरेंस मैनेजर है जो जोटेरो है, उसको भी आप रेफरेंस मैनेजर के लिए यूज करते हो। आजकल रिसर्च में जो भी रिसर्च फील्ड पे होगा उसको इसके बारे में पता होगा इजीली, फर्स्ट का भी।
तो लो एलिमिनेट हो गया, इजीली आंसर आ जाता। फिर आपका जो एसपीएसएस है, एसपीएसएस जो है बेसिकली आपका जो प्राइमरी डेटा होता है उसमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज होता है, ठीक है। आपका अगर सेकेंडरी डेटा में क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए हम बात करेंगे तो वहाँ पे आपका एक कॉन्सेप्ट, एक सॉफ्टवेयर होता है स्टेटा, वो यूज होता है। स्टेटा बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है जो यूज होता है। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा सेकेंड का ए। फिर आपका टर्न 3 जो है ये आपका एक प्लगरिज्म, जो प्लग है आपके पर्टिकुलर जो आप थीसिस लिख रहे हो या जो आप पेपर लिख रहे हो उसमें प्लग कितना है वो बताता है आपको। प्लस सिमिलरिटी इंडेक्स भी आपको बताता है कि प्लग का मतलब होता है कि आपने कितना जो आपका पेपर पे कितना भी आपका जो कंटेंट है जो आपने कॉपी पेस्ट किया है और कहाँ से कॉपी पेस्ट किया है ये भी बताता है ये। फिर निव्यो जो है आपका वो क्वालिटेटिव डेटा रिसर्च एनालिसिस है, मैंने इसके बारे में लिखा है, पढ़ सकते हो। एसपीएसएस का फुल फॉर्म आपका स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस है, इसके बारे में भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो दो टाइप के आपके हाइपोथेसिस होते हैं, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। जो रिसर्चर होता है वो बेसिकली बनाता नल हाइपोथेसिस है और हमेशा ट्राई करता है कि उस नल हाइपोथेसिस को वो रिजेक्ट कर सके। नल हाइपोथेसिस जो होता है वो आपका हमेशा इक्वलिटी के फॉर्म में होगा, जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है वो नॉन इक्वलिटी के फॉर्म में होगा, ठीक है। और जो रिसर्च और सारे रिसर्चर जो नल हाइपोथेसिस को हमेशा डिसअप्रूव करने की कोशिश करते हैं और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को अप्रूव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम पढ़ते हैं, व्हेन नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड रिसर्चर हाइपोथेसिस H1 इज एक्सेप्टेड, जिसको आप बोलते हो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अगर जो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा तो रिसर्चर का हाइपोथेसिस जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा, सही चीज है। नल हाइपोथेसिस इज चांस हाइपोथेसिस एंड सच H1 इज बीइंग ट्रू, द रिसर्चर हाइपोथेसिस लाइक द डोमेन ऑफ एक्सेसिबिलिटी एक्सेप्टेबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर नल हाइपोथेसिस जो है वो आपका अगर रिजेक्ट होता है और H1 जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है, नल हाइपोथेसिस को H0 से रिप्रेजेंट करते हैं और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को H1 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो आपका ट्रू हो गया। तो वो कहीं ना कहीं जो रिसर्चर का डोमेन है या जो रिसर्चर पर्टिकुलरली अप्रूव करना चाहता है वो अप्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर इजिली आपको पता चल गया कि जो 9th का इजिली आंसर आपका बन जाता है फर्स्ट वाला बन जाता है, ठीक है। आप कॉन्सेप्ट को पढ़ सकते हो। हाँ, इसको मैंने एक बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट से भी बताया है कि टाइप 1 एरर क्या होता है, टाइप 2 एरर क्या होता है। इससे हर बार क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। टाइप 1 एरर को फॉल्स पॉजिटिव को बोलते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा, जिसको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी बोलते हैं। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग टाइप 1 एरर इज कॉल्ड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। टाइप 1 एरर कब होगा, जब आपका नल हाइपोथेसिस ट्रू होगा बट आप उसको रिजेक्ट कर देते हो, ये आपका नल हाइपोथेसिस होगा। फिर आपका टाइप 2 एरर क्या होगा, जिसको हम फॉल्स निगेटिव बोलते हैं, इसको फॉल्स पॉजिटिव बोलते हैं, इसको फॉल्स निगेटिव बोलते हैं। जब आपका नल हाइपोथेसिस फॉल्स हो लेकिन आप उसको रिजेक्ट ना करो, आप एक जो नल हाइपोथेसिस आपका ट्रू नहीं बट आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो, ये आपका टाइप 2 एरर होता है, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, नल हाइपोथेसिस में क्या बेसिकली होता है। अब मैं बोलता हूँ, a man goes to trial where he is being tried for the murder of his wife, ठीक है। we can put it is hypothesis testing framework। इस तरीके से H0 जो होगा वो नॉट गिल्टी होगा, ठीक है। इक्वालिटी के फॉर्म में होता है और हमेशा नॉट लग जाएगा बीच में, और HA जो होगा वो गिल्टी होगा, ठीक है। अब टाइप 1 एरर कब होगा कि type 1 error is committed if we reject H0 when it is true in other work did not kill his wife but was found guilty and punished for a crime he did not really committed। तो ये आपका type 1 error होगा। और type 2 error क्या होगा, is a commitment if we fail to reject H0 जो कि आपका not guilty है, when it is false in other word if man did kill his wife but was found not guilty and was not punished। आप दोनों टाइप के एरर्स को साइमल्टेनियसली कम नहीं कर सकते। अगर आप एक एरर को कम करने जाओगे तो आपका दूसरा एरर बढ़ जाएगा। आप कम कैसे कर सकते हो, जो आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है जिसको आप अल्फा बोलते हो, जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग टाइप 1 एरर है, उसमें आप जो उसका वैल्यू है वो कम ज़्यादा करके अपना टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर का प्रोबेबिलिटी जो है कमिटिंग का वो कम कर सकते हो। अगर टाइप 1 एरर आपका इंक्रीज होगा तो टाइप 2 एरर के चांसेस कम हो जाएगा, तो वो चीज़ ध्यान रखना। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इस कॉन्सेप्ट में कि टाइप 1 एरर ज़्यादा डेंजरस है या टाइप 2 एरर ज़्यादा डेंजरस है। आप में से देखते हैं, इस एग्जाम्पल से आप इजिली समझ जाओगे कि टाइप 1 ज़्यादा डेंजरस है या टाइप 2 ज़्यादा डेंजरस है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। फिर हाँ, 10th क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या बोलता है, एक्सप्लोरेशन इज पर्टिकुलर यूज when researcher lack a clear idea of the problem they will meet during the study। देखो यहाँ पे मैंने बोला था एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का क्या होता है, नो नॉलेज टू न्यू नॉलेज। इतना ध्यान रखना, नो नॉलेज टू न्यू नॉलेज। ये जो होता है यहाँ पे क्या होता है, आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं पता होती हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो आपका एक्सप्लोरेटिव रिसर्च की यूज होती है थ्रू और इससे क्या होता है कि आप अपने जो आइडिया है उसके बारे में अच्छे से जान सकते हो, और इसके अलावा इस पर्टिकुलर रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में, और थ्रू इसके आप एक हाइपोथेसिस डेवलप कर सकते हो नेक्स्ट स्टेज के लिए। थ्रू एक्सप्लोरेशन रिसर्चर डेवलप अ कॉन्सेप्ट मोर क्लियरली, establish priorities, develop operational definition and improve the final research design। तो यहाँ पे हमारे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है।
ये मैंने एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के बारे में भी लिखा है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज कंडक्ट व्हेन प्रॉब्लम नॉट क्लियर डिफाइन देयर इज नॉट मच इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ऑन इट द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग एक्सप्लोरेटरी रिसर्च टू डेवलप मोर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द प्रॉब्लम देयर इज नो श्योरिटी that research will provide an conclusive outcome में main focus to develop hypothesis unstructured type of research design होती है open ended होती है there is no standard format to carry out exploratory research। अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दिया, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, अगर नहीं समझ आता तो डेफिनेटली मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और मैं आपको एक चीज़ और बोलूँगा, आपको कोई भी डाउट है, किसी भी क्वेश्चन पे डाउट हो रहा है तो आपको मैं इंस्टाग्राम लिंक दे रहा हूँ, आप जाके वहाँ से मेरे से पूछ सकते हो या जो भी आपको डाउट है, बट आपका डाउट जेन्युइन होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, और भी मैंने ऑलरेडी बहुत सारे पीडीएफ सेंड कर रखे हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे आप जुड़ सकते हो। टेलीग्राम पे हम डिस्कशन नहीं करते हैं, बट आपको जो भी कॉन्सेप्ट चाहिए वो, या जो भी पर्टिकुलरली मैं बोलूँगा कि एमसीक्यू वीडियो चाहिए या कोई भी नई इन्फॉर्मेशन है, तो वहाँ से भी आप ले सकते हो, आप जुड़ सकते हो, ठीक है। अब सैम्पलिंग फ्रेम का जो कंसेप्ट होता है, सबसे पहले आपका एक टारगेट पॉपुलेशन, पहले तो आपका टोटल पॉपुलेशन होगा, ठीक है, ये आपका टोटल पॉपुलेशन है। फिर टोटल पॉपुलेशन के बाद आपका टारगेट पॉपुलेशन होगा, वो पॉपुलेशन जो आपके रिसर्च को कहीं ना कहीं इंपैक्ट कर रहा होता है। फिर टारगेट पॉपुलेशन के अंदर आपका सैम्पलिंग फ्रेम होता है। टारगेट पॉपुलेशन क्या होता है? पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट इन विच द रिसर्चर वांट टू जर्नलाइज द रिजल्ट ऑफ द स्टडी, तो आपका टारगेट पॉपुलेशन हो गया, ठीक है। अब जैसे हम अगर अब नेक्स्ट जो होता है वो सैम्पलिंग फ्रेम होता है। सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है? पार्ट ऑफ accessible target population for the study the sample can be taken from accessible target population not for the entire target population unless researcher has access to the entire target population। अब जैसे मान के चलो कि आपने एक विलेज को टारगेट किया कि उस विलेज से आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब आप गए वहाँ पे, जो पर्टिकुलरली वहाँ का जो प्रधान है या सरपंच है, हर जगह डिफरेंट टर्म होता है, उसके पास आप गए तो उससे आपने लिस्ट मांगा कि कितने लोग रहते हैं, तो उस लिस्ट में जितने लोग होंगे वो आपका सैम्पलिंग फ्रेम है, क्योंकि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है आप उन्हीं लोगों से प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। मोबाइल नंबर होगा उनका, तो आप मोबाइल नंबर से इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हो, क्योंकि उसी में पूरा रजिस्टर में सारा कुछ होगा। तो वो जो जितनी भी लिस्ट होगा सरपंच या प्रधान के पास, वो आपका सैम्पलिंग फ्रेम होगा। फिर उससे आप अपना सैंपल डिसाइड करते हो। सैंपल जो होता है एक्चुअल जो आप लोगों को डिसाइड करोगे, जैसे मान के चलो आपका एक विलेज का जो टोटल पॉपुलेशन है वो 5000 है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका सैम्पलिंग फ्रेम पे जो मतलब पर्टिकुलरली जिनका इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो सिर्फ और सिर्फ 3000 है, बट आप पूरे 3000 पे रिसर्च नहीं कर सकते हो। तो यहाँ में आपने एक सबसेट ऑफ सैम्पलिंग फ्रेम लिया जिसको आप बोल रहे हो 1000 लोग, तो इस तरीके से ये आपका सैंपल हुआ, ये कॉन्सेप्ट होता है। सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है, यहाँ पे आपको पता चल गया होगा इजिली। समरी ऑफ द वेरियस स्टेज इन्वॉल्व इन डिजाइनिंग अ सर्वे एंड आउटलाइन व्यू ऑफ ऑल द मेन क्लस्टर ऑफ द यूनिट। तो यहाँ पे आपको इजिली पता चल गया कि जो करेक्ट आंसर है वो आ लिस्ट ऑफ ऑल यूनिट इन द पॉपुलेशन फॉर विच विल बी सैंपल कलेक्टेड, ये हमारा करेक्ट आंसर बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो क्या होता है, A B C D, ठीक है। पहला कहता है एक्सटेंट टू इज द स्टडी एक्यूरेटली मेजर व्हाट इज इंटेंट टू मेजर। तो ये जो आपका इसका करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका इंटरनल वैलिडिटी बन जाएगा, ये जो बन जाएगा आपका इंटरनल वैलिडिटी बन जाएगा, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इंटरनल वैलिडिटी का मतलब होता है क्रेडिबिलिटी, वैलिडिटी का मतलब होता है एक्यूरेसी, ऐसे याद रखना। वैलिडिटी का मतलब होता है एक्यूरेसी, इंटरनल वैलिडिटी का मतलब होता है क्रेडिबिलिटी। अगर आप सेम सेटिंग पे जो रिसर्चर ने रिसर्च की है वही कर रहे हो तो रिजल्ट सेम है कि नहीं, ये बेसिकली आपका इंटरनल वैलिडिटी की बात होती है। फिर आपका एक्सटर्नल वैलिडिटी की बात होती है, वो आपका ट्रांसफरेबिलिटी की बात होती है। आपका जो रिजल्ट है आपने जो स्मॉल पॉपुलेशन में किया है आप उसको जर्नलाइज कर सकते हो क्या बड़े पॉपुलेशन पे, तो वो आपका हो जाता है एक्सटर्नल वैलिडिटी। तो यहाँ पे आपको पता चल गया ए का जो आपका करेक्ट आंसर बन गया वो बन गया थर्ड वाला, ठीक है, ए का थर्ड। तो आप बाकी सबको एलिमिनेट कर दो, इजीली एलिमिनेट होते हैं, आप पता नहीं क्यों डरते हो इतना। फिर अब हम चलते हैं द एक्सटेंट टू विच रिसर्च फाइंडिंग कैन बी जर्नलाइज टू द लार्ज पॉपुलेशन, ये आपकी बात होती है एक्सटर्नल वैलिडिटी की। जो आपने रिसर्च की है उसको आप बहुत बड़े लेवल पे लेके जा सकते हो, जर्नलाइज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। फिर आपका एरर दैट अकर ड्यू टू सिलेक्शन ऑफ सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन। सैम्पलिंग एरर क्या होता है, ये होता है डिफरेंस बिटवीन स्टैटिस्टिक्स एंड पैरामीटर। अब स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स जो होता है वो आपका सैंपल मीन होता है, जिसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। पैरामीटर क्या होता है, जो पॉपुलेशन मीन होता है, इनके बीच जो डिफरेंस होता है उसको आप सैम्पलिंग एरर बोलते हो। सैम्पलिंग एरर क्यों होता है, क्योंकि आप इंटायर पॉपुलेशन को उठा नहीं रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों को पॉपुलेशन में उठा रहे हो। जितना ज़्यादा लोगों को आप लोगे अपने पॉपुलेशन में उतना आपका सैम्पलिंग एरर कम होगा, और जैसे जैसे आप पॉपुलेशन को लोगों को बढ़ाते रहोगे वैसे वैसे आपका जो नॉन सैम्पलिंग एरर है वो बढ़ जाएगा। नॉन सैम्पलिंग एरर जो आपका रिस्पॉन्स, बहुत सारे लोग रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, बहुत सारे लोग जो रिस्पॉन्स करेंगे उसमें लाइंग होगा, पूरा फिल नहीं होगा क्वेश्चन। जब बड़ा पॉपुलेशन होगा तो वहाँ पे एनालिसिस का भी प्रॉब्लम होगा। तो ये आपका सैम्पलिंग एरर जो होगा, एरर दैट अकर ड्यू टू द सिलेक्शन ऑफ द सैंपल फ्रॉम अ पॉपुलेशन। अगर आप
फुल पॉपुलेशन जिसको आप सेंसस बोलते हो उस पर रिसर्च करोगे तो वहाँ पे जो आपका सैम्पलिंग एरर होगा वो मिनिमम होगा, बट नॉन सैम्पलिंग एरर जो होगा वो मैक्सिमम होगा। देन लास्ट में आपका मेजरमेंट वैलिडिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, ये मेरा चैनल है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। और मैं जो कॉमर्स से है मैं उनकी बात करूंगा। कॉमर्स पे 1500 एमसीक्यू की सीरीज है, एग्जाम से पहले मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाओगे आपको कहीं से भी इससे बाहर क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने सारे यूनिट के एमसीक्यूज पे प्रोवाइड किए। उसी तरीके से मैनेजमेंट की भी सीरीज है, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, अगर हम बात करते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी में आप ये अगर वीडियो अच्छे से पढ़ के चले जाओगे इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, चाहे वो आपका पेपर 1 हो या पेपर 2 में भी रिसर्च मेथोडोलॉजी का एक छोटा सा यूनिट है, मैनेजमेंट पे भी कॉमर्स में भी, उससे बार आपको क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलने वाले हैं। पेपर 1 पे और भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रोवाइड किए हैं, आप जाके यहाँ से देख सकते हो। और 7 मिनट सीरीज भी जाके आप देख सकते हो, इंपॉर्टेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनको मैंने डिस्कस किया है। हाँ, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो ए बी सी डी इस टाइप के क्वेश्चंस को हमको ऐसे टैकल करना होता है। मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि क्वेश्चंस आप ऐसे ही करोगे हमेशा। आप सबसे पहले क्या पूछा गया, फाइंडिंग अ सोल्यूशन फॉर अ इमीडिएट प्रॉब्लम फेसिंग अ सोसाइटी और इंडस्ट्री और अ बिजनेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा वो आपका अप्लाइड रिसर्च बन जाएगा। मैंने बोला था ना माइक्रो नेचर पे अगर इमीडिएट प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए तो बी का फर्स्ट हो गया, बाकी एलिमिनेट कर दो भाई, 2 बचे। अब नेक्स्ट पढ़ो, रिलेटेड टू सम एब्स्ट्रैक्ट आइडिया एंड थ्योरी। थ्योरी की कहाँ पे बात होती थी, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया और थ्योरी की कहाँ पे बात होती थी, वो आपकी बात होती थी हमारी सॉरी कुछ इशू है इस पे। हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं है। थ्योरी की जो बात होती थी वो आपकी बात यहाँ पे होगी कंसेप्चुअल रिसर्च की, डेवलपमेंट ऑफ हाइपोथेसिस रेदर देन देयर टेस्टिंग। ये किसमें होता था, जब हम एक्सप्लोरेटरी की रिसर्च की बात करते थे वहाँ पे हाइपोथेसिस डेवलप करने की बात होती थी, ऑलरेडी बता चुका हूँ। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च क्या होता था, मैंने बताया था ना, आफ्टर द फैक्ट, जिसको हम लोग बोलते थे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। उस पर रिसर्चर कंट्रोल नहीं कर सकता था वेरिएबल पे, सिर्फ रिपोर्ट कर सकता था व्हाट हैज हैपेंड एंड व्हाट इज हैपनिंग पे। ठीक है, सिंपल सा। ये पूरा एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के बारे में भी मैंने लिखा है, आप पढ़ सकते हो। हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आप सबसे पहले आपको रैंडम सैम्पलिंग या प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बोला गया, रैंडम सैम्पलिंग में नॉट बी प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी इन केस ऑफ रेयर काइंड ऑफ पॉपुलेशन। मैंने बोला ना, रेयर काइंड ऑफ पॉपुलेशन के टाइम पे जो सबसे अच्छा सैम्पलिंग होता है वो आपका होता है स्ट्रेटाफाइड सैम्पलिंग, क्योंकि आपका जो पॉपुलेशन है उसको फाइंड करने में डिफिकल्टी आती है। तो यहाँ पे वहाँ पे आपका स्नोवॉल सैम्पलिंग सबसे इंपॉर्टेंट होता है, स्ट्रेटाफाइड नहीं, स्नोवॉल सैम्पलिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ पे आपका पॉपुलेशन हिडन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट है ये सही चीज है, रैंडम सैम्पलिंग में नॉट बी प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी इन केस ऑफ रेयर काइंड ऑफ पॉपुलेशन। वहाँ पे आपका नॉन रैंडम सैम्पलिंग इंपॉर्टेंट होता है, जिसका पार्ट होता है स्नोबॉल सैम्पलिंग, वो टेक्निक हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है सही होगा, स्ट्रेटाफाइड रैंडम सैंपल इज बेटर एज कंपेयर टू सिंपल रैंडम सैंपल इफ पॉपुलेशन इज टू हेट्रोजीनियस। देखो क्या लिखा है, टू हेट्रोजीनियस। आप अगर हेट्रोजीनियस पढ़ोगे तो उस केस पे तो आपका रैंडम सैम्पलिंग, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग यूज हो सकता है, लेकिन टू हेट्रोजीनियस का मतलब है कि जो आपका पॉपुलेशन है वो होमोजीनियस की बात कर रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं। ठीक, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो गया ये भी सही हो गया। स्ट्रेटाफाइड सैम्पलिंग जब आपका पॉपुलेशन लार्ज होता है और बहुत ज्यादा हेट्रोजीनियस या होमोजीनियस की बात होगा, हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन होगा, तब हम यूज करते हैं। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बन गया ये बन गया। ठीक है, प्रोबेबिलिटी मींस के मैंने बताया, प्रोबेबिलिटी मींस एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन इज इक्वल चांस बीइंग सिलेक्टेड इफ यू वांट टू प्रोड्यूस रिजल्ट एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल पॉपुलेशन। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक मोस्ट वैलिड, एवरी वन ऑफ द पॉपुलेशन इज इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर द सिलेक्शन, इंक्रीज सैंपल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन, डिक्रीज सैंपलिंग एरर एंड बायसनेस। इन नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इंडिविजुअल आर सेलेक्टेड बेस्ड ऑन द नॉन रैंडम क्राइटेरिया, नॉट एवरी इंडिविजुअल हैज इक्वल चांस। दिस टाइप ऑफ सैंपल हैव ईजियर एंड चीपर टू एक्सेस बट हायर रिस्क ऑफ सैंपल बायसनेस। जो आपका प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है वहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, बट जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है वहाँ पे टाइम कॉस्ट कम लगेगा बट सैंपलिंग बायसनेस ज़्यादा होगा। फिर मैंने स्ट्रेटाफाइड सैंपलिंग के बारे में भी बात किया है। It involved dividing your population into homogeneous subgroup rather than taking simple random sampling in each subgroup used population heterogeneous। यहाँ पे क्या है कि बहुत बड़ा पॉपुलेशन है जो कि हेट्रोजीनियस है। हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है, आपको होमोजीनियस, जो होमोजीनियस में आपने कन्वर्ट किया, देन ईच पे आपने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कर दिया। ये आप जब करोगे तो आपका स्ट्रेटाफाइड सैम्पलिंग होगा। जैसे द कंपनी हैज 800 फीमेल एम्प्लॉइज एंड 200 मेल एम्प्लॉइज, यू वांट टू इंश्योर दैट द सैंपल रिफ्लेक्ट द जेंडर बैलेंस ऑफ द कंपनी, सो यू सॉर्ट द पॉपुलेशन टू two strata based on gender, then you use the random sampling, each group select the 18 women and 20 men which gives the representative of the sample of 100 people। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, टी टेस्ट की हम बात कर रहे हैं। टी टेस्ट में क्या होता है, ऑल द टेस्ट इज यूज्ड टू फाइंड और सी हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस करेक्ट और रॉन्ग। ठीक है, सब पे नल हाइपोथेसिस की टेस्टिंग की बात होती है। जो आपका टी टेस्ट है विलियम गोसेट ने दिया था, जो कि पैरामेट्रिक टेस्ट है। अ टेस्ट इज अ स्टैटिस्टिकल दैट कंपेयर द मीन ऑफ टू सैंपल। जो
टू सैंपल के मीन को कंपेयर करता है उसको आप टी टेस्ट बोलते हो। इट यूज टू हाइपोथेसिस टेस्टिंग वेदर द नल हाइपोथेसिस दैट इज डिफरेंट ग्रुप मीन इज जीरो एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस दैट डिफरेंट ग्रुप मीन इज डिफरेंट फ्रॉम जीरो। यहाँ पे बोलते हैं कि जो दो आपके पर्टिकुलर सैंपल हैं उनके जो मीन हैं वो जीरो हैं, नल हाइपोथेसिस बोलता है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बोलता है डिफरेंट फ्रॉम जीरो है। ठीक है, अब हम एग्जांपल की बात करते हैं स्टूडेंट टी टेस्ट की रियल लाइफ पे। कंपेयर एवरेज, फॉर एग्जांपल अ ड्रग कंपनी may want to test a new cancer drug to find out improve the life expectancy in an experiment. There always a control group. The control group may show an average life expectancy of plus 5 year while the group taking, तो कंट्रोल ग्रुप में क्या होता है कि आप वहाँ पे कोई ट्रीटमेंट नहीं देते हो, ठीक है। और जबकि आपका जो एक्सपेरिमेंटल एक प्लेसिबो का कंसेप्ट होता है उसको आगे मैं बताऊंगा। प्लेसिबो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो उसके बारे में भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा रहने देते हैं, आगे डिस्कस करेंगे उसके बारे में। हाँ, तो अब यहाँ पे क्या बोला गया है, while the group taking the new drug might have the life expectancy plus 6 years, it would seem that the drug might work, but it could be due to the flow to test. This researcher would use the student t-test to find out the result are repeatability for an entire population or not. Types of t-test की बात करेंगे, depends on whether you are studying one group or two group and whether you care about the direction and the differences। उसके बेसिस पे हम टाइप पे डिवाइड करते हैं। देखो पेयर टी-टेस्ट होता है जिसको आप वन सैंपल टी टेस्ट भी बोलते हो। यहाँ पे क्या होता है, इफ यू आर स्टडिंग वन ग्रुप यूज अ पेयर टी टेस्ट टू कंपेयर द ग्रुप मीन ओवर टाइम एंड आफ्टर एन इंटरवेंशन और यूज वन सैंपल टू कंपेयर द ग्रुप मीन ऑफ स्टैंडर्ड। देखो एनर्जी ड्रिंक एंड हार्ट रेट की बात करते हैं, तो यहाँ पे ये बोला जाता है कि अगर एनर्जी ड्रिंक मैं जैसे मान के चलो एनर्जी ड्रिंक अगर कोई पी रहा है तो उसके हार्ट रेट पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पेयर टी टेस्ट में क्या होगा कि आपने एक ग्रुप को बुलाया, ग्रुप का पहले ही उसका आपने हार्ट रेट मेजर किया, फिर आपने सेम पर्सन को, या मतलब मान के चलो एक ही ग्रुप लिया था 5 लोगों का, फिर आपने सेम पर्सन को एनर्जी ड्रिंक दिया, उसके बाद आफ्टर आपने हार्ट रेट को मेजर किया, तो ये आपका पेयर टी टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। वन सैंपल टी टेस्ट भी बोलते हैं। फिर अगर आप दो ग्रुप को स्टडी करते हो तो वहां पे आपका जो होगा वो टू सैंपल टी टेस्ट होगा, जिसको आप अनपेयर्ड भी बोलते हो। वहाँ पे दो ग्रुप लिया, एक ग्रुप को आपने कोई हार्ट पर्टिकुलरली कुछ नहीं दिया, कोई भी एनर्जी ड्रिंक नहीं दिया और उनका हार्ट रेट मेजर किया। दूसरा ग्रुप जो है जो पहला ग्रुप है उसको आप कंट्रोल ग्रुप बोलोगे, दूसरा ग्रुप है जो आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसको आपने ट्रीटमेंट दिया, एनर्जी ड्रिंक दिया, देन आप हार्ट रेट मेजर करोगे, देन डिफरेंस देखोगे। तो ये आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे, बहुत ईजिली और बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन बोलता है इज यूज टू डिटरमाइन द सिग्निफिकेंस बिटवीन ग्रुप मीन, ये बोलता है टी टेस्ट, मैंने बोला था अभी ना, तो बी का जो हो गया वो फर्स्ट वाला हो गया, लो एलिमिनेट हो गया सारा। इजीली होता है क्वेश्चन, पता नहीं आप लोग क्यों डरते हैं इस टाइप के क्वेश्चन से। बहुत सबसे इजी जो क्वेश्चन होते हैं मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन होते हैं, इनको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको एक दो कॉन्सेप्ट भी पता है तो भी हो जाएगा, बट डरना नहीं है इनमें। हाँ, a procedure to decompose variation into two or more independent variable, तो इसका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा वो आपका एनोवा बन जाएगा। एनोवा तब यूज करते हैं जब हम दो या उससे ज्यादा ग्रुप लेते हैं, तब हम एनोवा का यूज करते हैं, ठीक है। तो फिर एनालिसिस द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सिंगल डिपेंडेंट वेरिएबल, तो ये कहीं ना कहीं मल्टीपल रिग्रेशन की बात होती है। आपका सिंपल रिग्रेशन क्या होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। जैसे प्राइस इज द फंक्शन ऑफ डिमांड, ठीक है, ये आपका सिंपल रिग्रेशन हो गया। प्राइस इज द फंक्शन ऑफ डिमांड, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और भी बहुत सारे फैक्टर, पॉपुलेशन, तो सॉरी डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस होगा। डिमांड जो है फंक्शन है प्राइस का, अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी में, तो उसी तरीके से डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस, कॉम्प्लीमेंट्री गुड प्राइस, या आपका पॉपुलेशन हो गया, टेस्ट प्रेफरेंस हो गया, तो ये सारा फैक्टर लेके आएंगे, तो वो कहीं ना कहीं आपका मल्टीपल रिग्रेशन की बात होगा। फिर नेक्स्ट जो आपका प्रोसीजर प्रोड्यूस अ वैल्यू दैट रिफ्लेक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपेक्टेड एंड एवरेज ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, ये आपका काई स्क्वायर टेस्ट होता है जो कि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है। इसके बारे में भी आगे हम डिस्कस करेंगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक्सप्लोरेटरी स्टडीज मेन एम टू डेवलपिंग द हाइपोथेसिस और क्वेश्चन फॉर फर्दर रिसर्च। ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो होती है वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम के बारे में उतना अच्छे से नहीं पता होता है, वहाँ उनका जो मेन एम होता है प्रॉब्लम को अच्छे से डिफाइन करना और हाइपोथेसिस को डेवलप करना होता है। द गोल ऑफ फॉर्मल स्टडी टू टेस्ट द हाइपोथेसिस और आंसर द क्वेश्चन, तो सही बात है, जो आपका गोल होता है एक अच्छी स्टडी का हाइपोथेसिस टेस्टिंग ये होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो गया फर्स्ट एंड सेकेंड हो गया, सारा लिखा भी है, पढ़ सकते हैं इसको। हाँ, इफ अ रिसर्चर हैज टू टेस्ट अ हाइपोथेसिस वेदर द डिफरेंस बिटवीन द मीन ऑफ टू ग्रुप्स इज सिग्निफिकेंट, तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ आपको, इस केस पे आप स्टूडेंट टेस्ट यूज करोगे। ऑलरेडी कंसेप्ट अच्छे से मैं बोल चुका हूँ। टी टेस्ट यूज टू टेस्ट द हाइपोथेसिस वेदर द गिवन मीन इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम द सैंपल मीन और नॉट। एफ टेस्ट क्या होता है, एफ टेस्ट यूज टू कंपेयर द टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द टू सैंपल, चेक द वेरिएबिलिटी। द टी टेस्ट कैन कंडक्ट द टू साइडेड टेस्ट और अ सिंगल साइडेड टेस्ट, बट द एफ टेस्ट इज ओनली अ सिंगल साइडेड
टेस्ट एज द वेरिएंस कैन नॉट बी निगेटिव। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, टी टेस्ट में आपका स्टैंडर्ड डिवीजन और वेरिएंस नहीं पता होता है, बट एफ टेस्ट में आपको पता होता है। जनरली टी टेस्ट का जो हम यूज करते हैं जब हमारा पॉपुलेशन 30 से कम होता है, और एफ टेस्ट बेसिकली लार्ज सैंपल साइज में यूज होता है। जी टेस्ट भी जो होता है वो लार्ज सैंपल साइज में यूज होता है। फिर दो टाइप के आपके टेस्ट होते हैं, पैरामेट्रिक टेस्ट, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। पैरामेट्रिक टेस्ट में हमेशा जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो नॉर्मल या वेल सेप डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जबकि नॉन पैरामेट्रिक में आपका सिमेट्रिक होगा, लैक ऑफ सिमेट्री होगा। बेसिकली इन्फॉर्मेशन अबाउट पॉपुलेशन यहाँ पे पता होती, पैरामेट्रिक में इसको पता नहीं होती। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हम लोग पैरामेट्रिक में मीन यूज करते हैं, यहाँ पे मीडियन यूज करते हैं। कोरिलेशन टेस्ट जो होता है यहाँ पे पियर्सन कोरिलेशन टेस्ट होता है, यहाँ पे स्पेसमैन कोरिलेशन टेस्ट होता है। एप्लीकेबिलिटी ये वेरिएबल्स पे एप्लीकेबल होता है, वेरिएबल और एट्रीब्यूट दोनों पे एप्लीकेबल होता है। स्केल ऑफ मेजरमेंट यहाँ पे इंटरवल और रेशियो स्केल यूज होता है, यहाँ पे नॉमिनल एंड ऑर्डिनल स्केल यूज होता है। एंड एक चीज और बोलूंगा, इनमें क्या डिफरेंस होता है इसको भी आगे हम डिस्कस करेंगे, बिकॉज ये है हमारे अभी आगे टॉपिक में। हाँ, ये मैंने सारा कुछ बताया है कि किसने दिया था, कब आया था, आप देख सकते हो। हाँ, कोरिलेशन क्या होता है, बेसिकली कोरिलेशन कोएफिशिएंट है स्पेसिफिक स्टैटिस्टिक दैट असेस द स्ट्रेंथ ऑफ लिंक बिटवीन द टू वेरिएबल्स। कोरिलेशन की जो वैल्यू होती है -1 से +1 के बीच होती है। नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब होता है कि एक वेरिएबल इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा, ठीक है। अगर दूसरा डिक्रीज होगा तो एक इंक्रीज होगा। अपोजिट डायरेक्शन में जब चलेंगे तो उसको नेगेटिव बोलेंगे। पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होगा, जब अगर एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज होगा। सेम डायरेक्शन में जब मूव होंगे तो उसको हम लोग पॉजिटिव कोरिलेशन बोलते हैं। सिंपल सा, ठीक है, याद रखना है इसको। सम ऑफ द टाइप ऑफ हाइपोथेसिस आर फॉलो। देखो, अगर हम हाइपोथेसिस की बात करते हैं तो वो एक टेंटेटिव अजम्पशंस होता है हमारे रिसर्च में, जिसको हम लोग प्रूव या डिसअप्रूव करते हैं, ठीक है। तो वो बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं, उसमें डिस्क्रिप्टिव हो सकता है, आपका नल हाइपोथेसिस हो सकता है, एक्सप्लेनेटरी हो सकता है, ठीक है। फिर आपका एक जो कॉन्सेप्ट होता है इंटरवेनिंग, ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस मैंने बोल दिया। कंपाउंडिंग, ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जिनके बारे में मैं बात करना चाहूंगा। जैसे हम बात करते हैं इंटरवेनिंग वेरिएबल की, तो इंटरवेनिंग वेरिएबल का मतलब ये होता है कि जो आपका एक मीडिएटिंग वेरिएबल होता है। जैसे मान के चलो इंटेलिजेंस आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। इंटेलिजेंस आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंटेलिजेंस आपका इंपैक्ट करेगा किसमें, आपके अर्निंग पोटेंशियल पे, आप कितना अर्न कर रहे हो, आप कितना अर्न करोगे फ्यूचर पे, ठीक है। ये जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। लेकिन इंटरवेनिंग वेरिएबल क्या होगा, इसी के बीच एक वेरिएबल और आ जाएगा। जैसे आपका एकेडमिक अचीवमेंट जो होगा वो आ गया, तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल पहले ये इंटरवेनिंग या मीडिएटिंग वेरिएबल को इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि इंटेलिजेंट कहीं ना कहीं आपके एकेडमिक अचीवमेंट के अकॉर्डिंग होगा, और उस एकेडमिक अचीवमेंट के ही अकॉर्डिंग आपको जॉब मिलेगा, अर्निंग पोटेंशियल होगा। तो ये आपका कहीं ना कहीं मीडिएटिंग वेरिएबल, इंटरवेनिंग वेरिएबल, इसको हम बोलते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो होता है हमारा मॉडरेटिंग वेरिएबल होता है, ठीक है। मॉडरेटिंग वेरिएबल क्या होता है आप लोग बताइएगा। फिर इसके बाद हम चलते हैं कंपाउंडिंग की बात। देखो, कुछ ऐसे वेरिएबल्स होते हैं हमारी स्टडी में जो हमारी स्टडी में हम एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसको नहीं लेते हैं, बट वो हमारे स्टडी में डिपेंडेंट वेरिएबल को इम्पैक्ट करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरवेनिंग वेरिएबल, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोजीनियस वेरिएबल, ठीक है। इसका बारे में भी आगे हम बात करेंगे। जैसे अगर हम बात करें स्मोकिंग जो है, चीजें एग्जांपल से बता रहा हूँ, स्मोकिंग जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो इम्पैक्ट करता है आपके कैंसर पे, जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है। लेकिन कुछ और भी आपके एक्सटोनियस वेरिएबल होंगे, कुछ और वेरिएबल होंगे लाइक ड्रग्स, किस टाइप का ड्रग्स यूज कर रहे हो, आपका लाइफ स्टाइल क्या है, आपके जो पर्टिकुलर जहाँ पे रह रहे हो यूवी रेस का कंडीशन क्या है, आप फूड्स कैसा यूज कर रहे हो, आपको जेनेटिक डिजीज है कि नहीं है, तो ये फैक्टर भी कहीं ना कहीं कैंसर पे इम्पैक्ट करेंगे। तो ये सारे फैक्टर जो होंगे वो एक्सटोनियस वेरिएबल होंगे, ठीक है, या जो ऐसे वेरिएबल जो आप अपनी स्टडी में नहीं ले रहे हो बट वो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल को इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो कन्फाउंडिंग का मतलब होता है जब आपका स्टडी पे एक्सटोनियस वेरिएबल का इम्पैक्ट होता है, तो जब आपका स्टडी एक्सटोनियस वेरिएबल का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं डिपेंडेंट वेरिएबल पे होता है, तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच जो रिलेशनशिप बनता है उसको आप बोलते हो कन्फाउंडिंग, ठीक है। तो बट यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा वो बन जाएगा 18th का आपका फोर्थ वाला, ए बी एंड ई, डिस्क्रिप्टिव, नल एंड एक्सप्लोरेटरी। ये नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। साइंटिफिक रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक, कंट्रोल्ड एंड एम्पिरिकल एंड क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ हाइपोथेसिस प्रपोजिशन। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो आपका साइंटिफिक रिसर्च होता है वो आपका एक कंट्रोल्ड, सिस्टमैटिक एंड एम्पिरिकल एंड क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ हाइपोथेसिस प्रपोजिशन होता है। एंड में दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है ये मैं इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हूँ, आप इसको पढ़ो और अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करो। देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करो। अगर आपको लगता है कि डाउट है, आप इंस्टा पे मेरे से जुड़ो, वहां पे आके आप इजीली पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर आपको दूंगा।
हाँ, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। विच वन इज नॉट द मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। देखो प्राइमरी डेटा का मतलब होता है फर्स्ट इन डाटा, जो डेटा आप अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग कलेक्ट कर रहे हो, थोड़ा टाइमली कलेक्ट होता है और कहीं ना कहीं आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव से बहुत एक्यूरेट होता है। तो उस पर आपका प्राइमरी डेटा पे आपका ऑब्जर्वेशन हो सकता है, जिसमें आपका पार्टिसिपेटिंग हो सकता है, नॉन पार्टिसिपेटिंग हो सकता है, ये आपका स्ट्रक्चर भी हो सकता है, नॉन स्ट्रक्चर भी हो सकता है, ठीक है, कंट्रोल भी हो सकता है, अनकंट्रोल भी हो सकता है एनवायरनमेंट के हिसाब से, फिर आपका इंटरव्यू हो सकता है, क्वेश्चनर हो सकता है, बहुत सारे आपके प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हैं वो भी यूज हो सकती हैं, ठीक है। तो अब मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा कि क्वेश्चनायर और शेड्यूल में क्या डिफरेंस है, आप बताइएगा। सेकेंडरी सोर्स का मतलब होता है कि डाटा ऑलरेडी कोई और कलेक्ट करता है बट रिसर्चर उसको अपने काम के लिए यूज करता है और बेसिकली वो टू द पॉइंट नहीं होता है आपके ऑब्जेक्टिव के लिए। तो इसमें पूछा गया विच वन इज नॉट द, देखो बहुत सारे टाइम पे मैं एक चीज़ बोलूंगा, मेरा ऑब्जर्वेशन है, हम लोग जल्दी जल्दी एक्साइटमेंट में बहुत सारे टाइम पे नॉट नहीं पढ़ते हैं बीच में, ठीक है। मेरे साथ तो अक्सर होता था, उसके बेसिस पे मेरे को बहुत कुछ खोना भी पड़ा, क्योंकि ये मेरा एक बार जो फर्स्ट टाइम नेट नहीं हुआ था, 1 मार्क्स से नहीं हुआ था, अगर बाई चांस मैं अच्छे से पढ़ के गया होता तो हो गया होता ना। तो विच वन इज नॉट द मेथड ऑफ द कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन प्राइमरी डेटा का पार्ट होता है, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन भी पार्ट होता है, शेड्यूल्ड टू फील्ड बाय द इन्यूमरेटर। देखो दो चीज होती है, क्वेश्चनर और शेड्यूल। क्वेश्चनर में क्या होता है कि आप क्या करते हो कि एक आपने क्वेश्चनर को प्रिपेयर किया और उसको मेल के थ्रू सेंड कर दिया, तो वो आपका क्वेश्चनर का अप्रोच है, मतलब होता है क्या है कि रिस्पोंडेंट का मन होगा जब भरेगा उस बेसिस पे। शेड्यूल क्या होता है कि वहाँ पे आपने एक कुछ लोगों को अपॉइंट किया और उनको अपना क्वेश्चनर दिया और उनको बोला कि भैया तुम खुद भरोगे, वो इन्यूमरेटर जो होते हैं वो क्वेश्चंस पूछते हैं आपके पर्टिकुलर पर्सन से एंड देन वो खुद फिल करते हैं। तो यहाँ पे आपका रिस्पॉन्स रेट कंपैरेटिवली हाई होता है बट कॉस्ट ज़्यादा होती है। अगर हम बात करेंगे शेड्यूल की, शेड्यूल बेसिकली वहाँ पे यूज होता है जहाँ पे बहुत सारे टाइम पे आपका रिस्पॉन्डेंट जो होता है वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता है, उस केसेस पे भी शेड्यूल का यूज होता है। तो जो इकोनॉमिक सर्वे पब्लिकेशन है वो आपका सेकेंडरी डेटा का पार्ट होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। in a questionnaire how many answers should be there for a simple alternative question। देखो क्वेश्चनर पे सिंपल ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस पे एटलीस्ट 2 तो होगा ही होगा, यस या नो बाइनरी टाइप में, एटलीस्ट सिंपल में आपका ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस में 2 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आंसर भी मैंने इसका दे दिया है बट आई विल एक्सप्लेन ऑल्सो। हाँ ठीक है, देखो अब सबसे पहले क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है कि सारी चीज़ें जो होती हैं पहले से ही डिसाइड होती हैं कि आप ये क्वेश्चंस पूछोगे, ये सारा कुछ मैंने लिखा भी है, ये क्वेश्चंस पूछोगे, ऐसे आपका इंटरव्यू चलेगा, सारा कुछ पहले से अगर डिसाइड होता है तो वो आपका स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है। फिर आपका ईमेल क्या होता है यहाँ पे, इमीडिएट, सिंपल सा, ठीक है। सेंसस बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सेंसस का मतलब ये होता है कि जब आप इंटायर पॉपुलेशन पे रिसर्च करो तो उसको सेंसस बोलते हैं। जो आपका हर 10 साल में होता है, ठीक है, हर 10 साल में जो आपका सेंसस होता है, जो आपका इंटायर पॉपुलेशन पे होता है, वहाँ पे जो सैम्पलिंग एरर होता है या सैम्पलिंग एरर जो होता है वो मिनिमम होता है, नॉन सैम्पलिंग एरर जो होता है वो मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो सेंसस का मतलब होता है इन्यूमरेशन ऑफ इंटायर पॉपुलेशन। देखा होगा कि आपका सेंसस के समय पे आपके बाहर घर के कोई आता है, वो सारा इन्फॉर्मेशन लेके जाता है, वो पर्सन ही खुद फिल करता है, आपसे नहीं भर पाते, इसीलिए आपका इन्यूमरेशन का यूज हुआ। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का आपका पार्ट होता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, और भी अगर हम बात करें सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग भी उसका पार्ट होता है। हाँ तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द एडवांटेज ऑफ स्ट्रक्चर इंटरव्यू आर। तो देखो स्ट्रक्चर इंटरव्यू के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया, तो वहाँ पे क्या होता है कि सारी चीज़ें पहले से फिक्स होती हैं, सारे क्वेश्चंस पहले से फिक्स होते हैं। तो वहाँ पे एडवांटेजेस क्या होते हैं, स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो बी जिसमें है उसको रखते हैं, बाकी सबको एलिमिनेट करते हैं। एक्यूरेसी इज पॉसिबल टू लार्ज एक्सटेंट। एक्यूरेसी क्यों पॉसिबल है, आप 5 क्वेश्चन सेम कैंडिडेट मतलब सारे लोगों से 5 क्वेश्चन पूछ रहे हो, आपने देखा कि फर्स्ट क्वेश्चन पे जो जितना ज़्यादा एक्यूरेट 1-1 मार्क्स का दिया आपने, तो अगर बहुत अच्छा आंसर दे रहा है तो 1 मार्क्स आपने दिया, अगर वो कम अच्छा आंसर दे रहा है तो 0.5 दिया। तो इस बेसिस पे आपका एक्यूरेसी भी कहीं ना कहीं लार्ज एक्सटेंट होती है, तो सी भी देखो होगा ही होगा। डेटा प्रोसेसिंग भी ईजी होता है, डेटा प्रोसेसिंग भी क्योंकि आप इजिली सारे मार्क्स को कंपाइल कर सकते हो और इजिली डेटा प्रोसेसिंग होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका बन जाता बी, बी सी एंड डी बन जाता है। ये सारा चीज मैंने लिखा है, आप इसको भी पढ़ सकते हो एक बार। एक्चुअल सेटिंग आर द डायरेक्ट सोर्स ऑफ डाटा एंड द रिसर्चर इज द की इंस्ट्रूमेंट इन द क्वालिटेटिव रिसर्च। देखो क्वालिटेटिव रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिकली प्राइमरी डेटा पे मोस्टली ऑब्जर्व करता है। जो एक्चुअल सेटिंग होता है वो डायरेक्ट सोर्स होता है डेटा का, और जो रिसर्चर होता है वो की इंस्ट्रूमेंट होता है क्वालिटेटिव रिसर्च में, ठीक है। क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। द पर्पस अंडरलाइंग क्वालिटेटिव रिसर्च इज रिलेटिवली मोर डायरेक्टेड एट डिपिक्शन ऑफ रियलिटी रेदर देन अराइविंग अ कॉन्टेक्स्ट फ्री जर्नलाइजेशन। तो ये भी सही है कि ये सारा कुछ
कुछ मैंने लिखा भी, द पर्पस ऑफ अंडरलाइंग क्वालिटेटिव रिसर्च इज रिलेटिवली मोर डायरेक्टेड एट द डिपिक्टेड रियलिटी रेदर देन द अराइविंग अ कॉन्टेक्स्ट जनरलाइजेशन इन क्वालिटेटिव रिसर्च द रियलिटी इज कंसिडर्ड incomprehensible. Common example include the studying the perception, opinion, belief, values of the participant. Most people live experience are a source of data generation in the qualitative research. Therefore, the purpose of underlying qualitative research. तो वही स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका बन जाता है फर्स्ट वाला बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। विच अमंग द फॉलोइंग असिस्ट अ रिसर्चर ऑन डाटा कलेक्शन। तो डाटा कलेक्शन के लिए आपका जो गूगल फॉर्म है वो डाटा कलेक्शन के लिए यूज होता है, जिसमें ए नहीं है वो आप डिलीट कर दो, लो इजीली हो गया। सर्वे मंकी जो है ये भी आपका यूज होता है। माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म जो है वो भी यूज होता है। जो एनबीओ जो है वो कहीं ना कहीं आपका सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, क्वालिटेटिव एंड मिक्स मेथड ऑफ रिसर्च के लिए यूज होता है। ब्लेंडर जो है वो आपका बेसिकली ओपन डेटा प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप टू कलेक्ट डिस्प्ले एंड क्वेरी द रिजल्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस टेस्ट, ठीक है, ब्लेंडर कम्युनिटी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट वाला बन जाता है। अब दो स्टेटमेंट दिए, एक्शन रिसर्च इज यूज प्राइमरली टू इम्प्रूव अ गिवन अ पर्टिकुलर बाय प्रैक्टिशनर। तो यहाँ पे सही चीज़ है, एक्शन रिसर्च बेसिकली आपका तब यूज होता है जब आप किसी चीज़ को या किसी सिचुएशन को इम्प्रूव करने की बात करते हो। अप्लाइड रिसर्च इज डायरेक्टेड टू एक्सप्लोर एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा, अप्लाइड रिसर्च इज डायरेक्टेड एट एक्सप्लोरिंग एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड। तो ये भी सही है हमारा, यहाँ पे करेक्ट आंसर फर्स्ट वाला बन जाता है। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। अ पायलट स्टडी इज अ स्मॉल स्केल रिसर्च कंडक्ट बिफोर द मेन स्टडी टू टेस्ट द फिजिबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ अ रिसर्च प्रोसीजर। देखो, पायलट स्टडी का मतलब ये होता है कि आपने पूरा अपना रिसर्च प्रोसीजर डेवलप किया, बट लेकिन आप एक बहुत छोटे से सैंपल में एनालिसिस करके देखोगे कि आपके रिजल्ट सही आ रहे हैं कि नहीं। पायलट स्टडी आपकी कंपनीज भी करती हैं, जब एक प्रोडक्ट को लॉन्च करती हैं उसको कॉमर्शियलाइज लॉन्च से पहले टेस्ट मार्केटिंग में पायलट स्टडी किया जाता है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज अ सेम एज अ पायलट स्टडी रिसर्च। देखो, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च भी इसी तरीके से होता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर नहीं होती। क्लियरिटी लाने के लिए हम वहाँ पे चीज़ें करते हैं, हाइपोथेसिस डेवलप करने के लिए करते हैं, और भी जो क्वेश्चन है उसको प्रॉपर डिफाइन करने के लिए करते हैं। तो वो भी एक तरीके से हम बोल सकते हैं पायलट स्टडी का ही पार्ट है, ठीक है, उसी तरीके का रिसर्च है। तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट दोनों करेक्ट हो गया। हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक्शन रिसर्च इज यूज प्राइमरली टू इम्प्रूव अ गिवन सिचुएशन। ये आई थिंक रिपीट हुआ है, कोई नहीं, आई डोंट नो हुआ है, बट ठीक है, कोई नहीं, रिपीट हुआ, बट मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया, आप देख सकते हो। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल फॉर फाइंडिंग द स्टेटस ऑफ अ सोसाइटी। तो इस टाइप की रिसर्च के लिए आपका जो यूज होता है वो सर्वे यूज होते हैं। सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला ना, सर्वे बेसिकली क्या होता है कि अगर आपको सोसाइटी की कंडीशन देखनी है तो वहाँ पे आप सर्वे करते हो। 10 ईयर का सर्वे होता है, हर 10 ईयर में सर्वे होता है। अपने यहाँ पे जो सेंसस होता है उस टाइप का आपका मेथड सबसे ज़्यादा सुटेबल होता है कि आपको अगर किसी पर्टिकुलरली स्टेटस देखना है सोसाइटी का, क्योंकि इनकम के बेसिस पे भी सारा कुछ उसी बेसिस पे हम डिवाइड कर सकते हैं। वो डेटा भी प्रोवाइड होता है हमको सेंसस का। हाँ, मैनिपुलेशन एंड कंट्रोल टू इंपॉर्टेंट पॉसिबिलिटी इन नेचुरल साइंस। देखो, मैंने बोला था मैनिपुलेशन और कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। नॉट मैनी फिनोमिना कैन बी मैनिपुलेटेड एंड कंट्रोल बाय सोशल साइंटिस्ट। बिल्कुल सही चीज़ है, सारे फिनोमिना को कंट्रोल मैनिपुलेट नहीं कर सकते सोशल साइंस में। जैसे फर्स्ट सेकेंड स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, नॉट मैनी फिनोमिना कैन बी मैनिपुलेटेड एंड कंट्रोल बाय सोशल साइंस द डिपेंडेंट वेरिएबल बाय होल्डिंग इन कांस्टेंट while manipulating independent variable by systematically changing its label. There are many cases in which the dependent variable cannot be controlled for a practical or ethical reasons, ठीक है, preventing an experiment. For example, social scientists studying recycling attitude cannot directly manipulate or control people belief and behavior. However, they can conduct research to understand why certain individuals are more likely to recycle than others. They may find that factors such as age, education, social norms influences recycling behavior. Armed with his knowledge, social scientists can design interventions such as education campaign highlighted the influence of recycle behavior. Armed with this knowledge, social scientists can design interventions such as education campaign that highlight the environmental benefit of recycling and the negative consequences of not recycling. तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप पढ़ लो। एक्सट्रेनियस वेरिएबल के बारे में मैंने ऑलरेडी बात किया कि एक्सट्रेनियस वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं एनीथिंग अदर देन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। कुछ ऐसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं जो आपकी स्टडी को इम्पैक्ट करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल को इम्पैक्ट करते हैं, तो आप उसको एक्सट्रेनियस वेरिएबल बोलते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर जो बन गया वो 30 का बन जाता है आपका फर्स्ट वाला। हाँ, इस पे आते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हमको सबसे पहले ये क्वालिटेटिव रिसर्च के पार्ट हैं, आप देख सकते हो इतने सारे क्वालिटेटिव रिसर्च होते हैं, सारे इनको पढ़ लेना अच्छे से।
डिटेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ पर्टिकुलर फिनोमिना एंड केस। तो ये जो आपका कॉन्सेप्ट होता है ये आपका होता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का। बी का फर्स्ट हो गया, बाकी सब आप एलिमिनेट कर देते, हो जाता आंसर। ठीक है, इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन ऑफ अ रिसर्च टॉपिक। ठीक है, इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन ऑफ अ रिसर्च टॉपिक, तो ये आपका सेकेंड वाला जो होता है वो आपका क्वालिटेटिव रिसर्च की बात हो रही है। कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग न्यूमेरिकल डेटा, तो ये आपका क्वांटिटेटिव डेटा की बात होगी। सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ बिहेवियर, तो ये आपका केस स्टडी रिसर्च की बात होगी। तो करेक्ट आंसर यहाँ का फर्स्ट बन जाता है। द पर्पस ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च टू गेन फेमिलियरिटी विद अ फिनोमिना, बिल्कुल सही चीज़ है, क्योंकि हमको प्रॉब्लम के बारे में इतना अच्छे से नहीं पता होता, यही पर्पस होता है। द पर्पस ऑफ अ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च टू डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फिनोमिना, ये भी सही है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर बन जाता है फर्स्ट एंड सेकंड वाला बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, बहुत क्वेश्चंस, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। इन कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो और जितना हो सके, मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ, जितना हो सके अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो। ये एग्जाम सिर्फ और सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आप इस एग्जाम को इजीली क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे ABCD उसी तरीके से लिखेंगे, ABCD। ठीक है, आफ्टर दैट विल डू थिंग्स। तो यहाँ पे जो है आपका सबसे पहले पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होता है, मेजर द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू कंटिन्यूअस वेरिएबल। ठीक है, टू कंटिन्यूअस वेरिएबल्स के बीच अगर जब स्ट्रेंथ और डायरेक्शन की बात होगी, अब इसी पे आपका अगर स्पेयर्समैन रैंक कोरिलेशन होता है तो ये कंटिन्यूअस वेरिएबल की जगह क्या होता है, सेम चीज होती, कंटिन्यूअस वेरिएबल की जगह क्या होता है, आप में से देखते हैं कितने लोग बता पाएंगे। तो ए का फर्स्ट हो गया, लो एलिमिनेट हो गया। इतना सिंपल सा क्वेश्चन होता है, कुछ भी नहीं है ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पे। फिर इन दोनों के बारे में बात किया गया है, तो यहाँ पे मीडियन की बात होती है बिटवीन टू इंडिपेंडेंट ग्रुप। ये जो होता है ये आपका नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की बात हो रहा है। ठीक है, कंपेयर द मीडियन अक्रॉस मोर देन टू इंडिपेंडेंट ग्रुप, तो ये आपका ये भी नॉन पैरामेट्रिक का पार्ट होता है। फैक्टर एनालिसिस क्या होता है कि देखो बहुत सारे मतलब जैसे क्या, आइडेंटिफाई अंडरलाइंग लेटेंट फैक्टर दैट एक्सप्लेन द इंटर रिलेशनशिप अमंग द सेट ऑफ वेरिएबल्स। यहाँ पे क्या है, जैसे बाई चांस 100 वेरिएबल्स हैं, 100 फैक्टर्स हैं। ठीक है, या 100 मान के चलो डेटा है, 100 डेटा सेट या 100 हम मान सकते हैं फैक्टर है। तो यहाँ पे क्या होता है कि उनको वेरिएबल्स के बेसिस पे कन्वर्ट कर देना, जो इंटरलिंक है, जैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंडेक्स की बात करते हैं, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में तो बहुत सारे फैक्टर होंगे, तो बोर्ड एक्टिविटी के बेस पे कुछ को उनके पार्ट में डिवाइड कर देना, 5 बोर्ड एक्टिविटी पे दे दिए। इसी तरीके से ऑडिट से रिलेटेड जितने फैक्टर हों वो ऑडिट पे डाल देना, कंपनसेशन कमेटी से जो फैक्टर हो तो उनको कंपनसेशन कमेटी पे डाल देना। तो ये फैक्टर एनालिसिस की बात होता है। ठीक है, अब ये कोरिलेशन के बारे में भी बात किया मैंने, इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। Correlation is a degree of association between two or more variable. Coefficient of correlation is a numerical measure of the degree of association between two or more variable, -1 to +1 हमेशा ध्यान रखना होता है। पॉजिटिव कोरिलेशन बेसिकली ये होता है। निगेटिव कोरिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन अगर एक वेरिएबल इंक्रीज होगा तो दूसरा भी इंक्रीज होगा। निगेटिव कोरिलेशन अगर एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा। निगेटिव कोरिलेशन, नो कोरिलेशन, कोई कोरिलेशन नहीं। स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मतलब ये स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है। आउटलायर, दिस इज द आउटलायर। वीक कोरिलेशन ये है इस तरीके से। नॉन लीनियर कोरिलेशन बेसिकली ये जितने भी हैं सब लीनियर कोरिलेशन है। ठीक है, हाँ, ये एक और अच्छा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करूंगा मैं। कोरिलेशन और रिग्रेशन के बारे में अगर हम बात करें, देखो कोरिलेशन का मतलब क्या होता है कि हाउ टू वेरिएबल्स आर इंटर रिलेटेड। ठीक है, उनके रिलेशनशिप क्या है। मैनी पीपल वो स्मोक ऑल्सो ड्रिंक। ठीक है, तो ये आपका कोरिलेशन की बात करेगा। स्मोकिंग, आप रिग्रेशन की बात क्या होता है, कजेशन की बात क्या होता है। रिग्रेशन बेसिकली कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की बात करेगा। स्मोकिंग हैज बीन प्रूव्ड टू कॉज लंग कैंसर। ठीक है, अगर आप स्मोकिंग करोगे तो आपके लंग कैंसर होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो ये आपका कजेशन की बात होता है। इसी तरीके से मैंने ये आपको एग्जांपल दिया, आप उसको पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल टेक्निक कंसीडर्ड इज मोस्ट सुटेबल फॉर द सेलेक्टिंग स्मॉल सैंपल साइज विथ अ लार्ज पॉपुलेशन विथ हाई लेवल ऑफ हेट्रोजीनिटी। ठीक है, सिर्फ चीज़ों को पढ़ो। तो यहाँ पे आपका स्ट्रेटाफाइड सैंपलिंग यूज होता है, यहाँ पे आपका स्ट्रेटाफाइड सैंपलिंग यूज होगा। अब यहाँ पे क्लस्टर सैंपलिंग क्यों नहीं यूज होगा, मैं आपको बोलता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल टेक्निक कंसीडर मोस्ट सुटेबल सेलेक्टिंग स्मॉल सैंपल साइज विथ लार्ज पॉपुलेशन विथ हाई लेवल ऑफ हेट्रोजीनिटी। बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, सब हेट्रोजीनियस है। पहले हम होमोजीनियस में कन्वर्ट करते थे, फिर इसके बाद हम उस होमोजीनियस में सिंपल रैंडम सैंपलिंग करते थे, स्मॉल पॉपुलेशन सेलेक्ट करते थे। तो यही चीज़ तो हम स्ट्रेटाफाइड सैंपलिंग में करते हैं ना, सिंपल सा। अगर हम बात करते हैं, अ कंपनी वांट्स टू असेस द कस्टमर सेटिस्फेक्शन अक्रॉस डिफरेंट रीजन, दे यूज स्ट्रेटाफाइड सैंपलिंग टू सेलेक्ट कस्टमर फ्रॉम ईच रीजन इज प्रोपोर्शन ऑफ देयर रिप्रेजेंटेशन, देन इंश्योर द रिप्रेजेंटेटिव सैंपल द कैप्चर द रीजनल डाइवर्सिटी एंड प्रोवाइड द एक्यूरेट इनसाइट्स इनटू द कस्टमर सेटिस्फेक्शन इन ईच रीजन। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। हाँ, तो इसको देखते हैं।
इस टाइप के क्वेश्चंस में हमको ए बी सी और डी करना होता है, इजीली होता है। तो सबसे पहले क्या है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स टैप्ड विद एम्फसाइज ऑन, हाँ ये मैं बोलूंगा कि मैंने इसमें मोस्टली चीजें सारी रिसर्च के बारे में बोली हैं। ये क्वेश्चन आप लोग करके बताओ मुझे, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा सा टू वे चीजें होनी चाहिए, आप लोग आंसर्स देना। अगर आंसर्स नहीं आते कोई इशू नहीं, आके आराम से इंस्टाग्राम पर मेरे से पूछो, मैं रिप्लाई करूंगा, कोई दिक्कत नहीं, बट जो क्वेश्चन है वैलिड होना चाहिए। अगर क्वेश्चन वैलिड नहीं होगा तो मैं रिप्लाई नहीं करूंगा, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च इज एसोसिएटेड विद स्टीफन कोरी, ठीक है। तो ये आपका जो रिसर्च था वो एक्शन रिसर्च था। एक्शन रिसर्च का मैं एक बोलूंगा, एक्शन रिसर्च पे एक बहुत इंपॉर्टेंट जो उसका प्रोसेस पे बहुत सारे बार आपका क्वेश्चन आता है, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। इसको बहुत अच्छे से याद रखना, इस पे बहुत सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। इसको PAOR भी बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, द साइक्लिक नेचर ऑफ एक्शन रिसर्च टू अचीव इट्स ट्वाइन आउटकम ऑफ एक्शन एंड रिसर्च अंडरस्टैंडिंग इन अ टाइम कंज्यूमिंग कॉम्प्लेक्स कंडक्ट रिसर्चर। यहाँ पे देखो क्या होता था कि राजस्थान में क्या है कि उन्होंने देखा कि जो वहाँ की फीमेल्स होती थी वो पानी को ऐसे लेके आती थी बहुत दूर दूर से, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम था, ठीक है, और वो ज़्यादा पानी को लेके भी नहीं आती थी। तो वहाँ के लोगों ने इसको दूर करने के लिए ये छोटे छोटे ये डेवलप कर लिए, और इस पे क्या है, पानी का क्वांटिटी भी ज़्यादा आ जाता है और आपका जो पावर है वो भी कंपेरेटिवली कम लगता है एज कम्पेयर टू, ठीक है। तो ये जो आपका डेवलप हुआ ये कहीं ना कहीं एक्शन रिसर्च का पार्ट है। अगर स्टीफन क्वेरी से रिलेटेड जो है वो आपकी एक्शन रिसर्च है, ठीक है। इसको जो है लुईन ने दिया था, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की बात हुई थी। अब ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सैम्पलिंग बायसनेस अकर व्हेन सर्टेन इंडिविजुअल और ग्रुप इन अ पॉपुलेशन हैव अ हायर चांस बीइंग सेलेक्टेड देन अदर्स। बिल्कुल सही चीज है। जब आप रैंडम सैम्पलिंग का यूज करते हो या प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का यूज करते हो, जहाँ पे इक्वल चांस होते हैं सबके सैंपल में आने के लिए, वहां पे आपका सैम्पलिंग बायसनेस कम होता है। बट जहाँ पे आपका चांसेस कम ज़्यादा होगा, या जब आप नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यूज करोगे तो वहाँ पे आपका सैम्पलिंग बायसनेस ज़्यादा होगा। जो बिल्कुल सही स्टेटमेंट बोला, रैंडम सैम्पलिंग इज अ मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ एलिमिनेटिंग सैम्पलिंग बायसनेस, ठीक है, बिल्कुल सही चीज़ बोल रहा है कि जो रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक्स होती है जिसको आप प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक भी बोलते हो, वो आपका सैम्पलिंग बायसनेस को कम करता है। तो यहाँ पे जो हमारे दोनों स्टेटमेंट है ठीक हो गए। ये मैंने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में भी बताया, सारा कुछ इसको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, पढ़ सकते हो ऊपर। और हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च डिजाइन इज कैरेक्टराइज्ड बाय कलेक्टिंग डेटा एट मल्टीपल टाइम पॉइंट बिफोर एंड आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरवेंशन। तो इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन। अब ये लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन क्यों बोलते हैं, इसमें क्या होता है, जैसे अगर हम बात एग्जाम्पल कर देते हैं आपको कि यहाँ पे क्या होगा कि आप कंटिन्यूसली अपने पर्टिकुलर सैंपल को रिसर्च करोगे कंटिन्यूसली। जैसे आप अगर किसी एज और मैच्योरिटी की बात करते हो, तो आपने जब वो छोटा सा बच्चा था तब आपने उसका थोड़ा सा मतलब मेजर किया, फिर वो 5 साल का हुआ, फिर 10 साल का। सेम पॉपुलेशन को आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर मेजर करोगे तो वो आपका लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज की बात करेगा। अ लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च डिजाइन अज्यूम द प्रेजेंट ट्रेंड्स विल कंटिन्यूअस अनचेंज ऑल्दो द डेटा कलेक्शन मेथड में चेंजिंग ओवर टाइम मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ द ओरिजिनल सैंपल कैन बी डिफिकल्ट ओवर द एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ सेम सैंपल को आप बार बार आप टेस्ट करोगे। तो ये आपका जो होता है लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च होता है। अब क्रॉस सेक्शनल रिसर्च क्या होता है इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन होगा। In longitudinal design, data is collected at multiple time point for the same group of participants over the extended period. It allows the researcher to change and trend over time, including the effect of the intervention or treatment. ठीक है, ये अच्छा है। Which of the following statistical test is appropriate for determining the relationship between two continuous variable, considering the potential confounding variable? तो ये मैं आपको बोलता हूँ, ये आप करके देखना कि ये मैं सारा कुछ आपको कॉन्सेप्ट बता दिया हूँ। ये स्केल होता है नॉमिनल, अगर 2 नॉमिनल स्केल हैं तो वहाँ पे जो कोरिलेशन होगा वो पाई कोफिशिएंट से मेजर होगा। एक नॉमिनल है एक ऑर्डिनल है तो रैंक बाय सीरियल कोफिशिएंट, ये लिख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है एक नॉमिनल है तो एक इंटरवल स्केल है तो वहाँ पे पॉइंट बाय सीरियल यूज होगा। जैसे अभी मैंने पूछा था स्पेयर्समैन वाला, जब 2 ऑर्डिनल स्केल होंगे 2 वेरिएबल पे तो वहाँ पे हम लोग स्पेयर्समैन रैंक कोरिलेशन यूज करेंगे। अगर 2 इंटरवल होंगे तो वहाँ पे पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट यूज होगा, ठीक है। ये सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। अब देखते हैं कितने लोग इसका आंसर दे पाते हैं, बट सिंपल है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। 2 कंटिन्यूअस वेरिएबल्स के बीच, ये ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ आपको क्या होता है, बट देखते हैं कितने लोग देते हैं। ये ऑलरेडी क्वेश्चन वैसे हो चुका है। दो कंटिन्यूअस वेरिएबल्स के बीच जो रिलेशनशिप है वो पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट बताता है, ठीक है। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर भी मैंने दे दिया है, आप देख सकते हो। A B C इन टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग ऐसे ही करते हैं, ठीक है। इन्फॉर्मेशन दैट इज एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिक फॉर्म, तो ये आपका जो होता है वो कहीं ना कहीं क्वांटिटेटिव डेटा की बात हो रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं, ठीक है। इन्फॉर्मेशन दैट इज एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल फॉर्म, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका बनेगा वो बी का फर्स्ट वाला बन जाएगा। बाकी सब हम एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। बी का फर्स्ट, लो हो गया आंसर।
इन्फॉर्मेशन दैट नॉन न्यूमेरिक इन नेचर, नॉन न्यूमेरिक इन नेचर, तो ए का जो है वो, ये कुछ इश्यू है इसमें ऑप्शन में, बट मैं आपको बोल देता हूँ। ए का जो हो जाएगा वो सेकेंड वाला हो जाएगा, और बी का जो हो जाएगा वो फर्स्ट वाला हो जाएगा। प्राइमरी डेटा, डेटा कलेक्टेड फर्स्ट एंड स्पेसिफिक रिसर्च, ये सी का जो है वो थर्ड वाला हो जाएगा, ठीक है। एंड डी का सेकेंडरी डेटा, डेटा कलेक्टेड फ्रॉम द एग्जिस्टिंग सोर्स, डी का जो है फोर्थ वाला हो जाएगा। यहाँ पे कुछ टाइपो एरर है, विल सी। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका ये वाला बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एन आउटलायर इज द एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ और ऑब्जर्वेशन दैट डेविएट्स सिग्निफिकेंटली फ्रॉम अदर डेटा पॉइंट। देखो आउटलायर क्या होता है, ये जो है वो आउटलायर है। आउटलायर आपके रिसर्च पे बहुत इंपैक्ट करता है। अगर आप आउटलायर को नहीं हटाओगे तो ये आपके रिसर्च को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर देगा, ठीक है। तो आउटलायर को आपको हमेशा अपने स्टडी में हटाना चाहिए। तो यहाँ पे आउटलायर शुड बी ऑलवेज रिमूव फ्रॉम द डेटाबेस। तो एक अगर हम स्टेटा की बात करते हैं तो वहाँ पे विंसोर कमांड होता है, वहाँ से आप आउटलायर को हटा सकते हो और आउटलायर को देख सकते हो कि आपके स्टडी में क्या आउटलायर है, बिकॉज वो डेविएट कर देता है आपके रिजल्ट को, ठीक है। एनालिसिस से पहले हर को ही आउटलायर को हटाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होता है वो फर्स्ट वाला बन जाता है। Which of the following is a non-probability sampling technique that relies on the participants referring other? तो ये मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, आपका स्नोबॉल सैम्पलिंग है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की बात हो रहा है, स्नोबॉल सैम्पलिंग की बात हो रही है। जैसे यू आर रिसर्चिंग एक्सपीरियंस ऑफ द होमलेस इन योर सिटी, सिंस देयर इज नंबर नो लिस्ट ऑफ ऑल होमलेस पीपल इन द सिटी, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज नॉट पॉसिबल। यू मीट वन पर्सन who agree to participate in the research and she puts you in the contact with the other homeless people that seeks to know the area। इस टाइप की रिसर्च में ये आपका, जैसे आपने इसको फाइंड किया फिर ये और लोगों को लेके आएगा, तो ये नेटवर्क मार्केटिंग की जैसा कुछ हो सकता है, ठीक है। Which of the following ethical principle require researcher to protect the privacy and confidential of research participant? तो इसको आप बोलते हो एनोमिनिटी, ठीक है। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये सारा मैंने लिखा है कि जो रिसर्चर है उसकी जो आइडेंटिटी है या जो रिसर्चर की इन्फॉर्मेशन है वो आपके जो रिसर्चर नहीं, रिस्पॉन्डेंट की जो इन्फॉर्मेशन है वो रिसर्चर को डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट इथिकल प्रिंसिपल है रिसर्च का। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी दैट लीस्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम आउटलायर? तो वो आपका मीडियन होता है। मीडियन आपका सबसे कम इफेक्टिव होता है, और रेंज भी कहीं ना रेंज इफेक्टिव होता है। Q3 माइनस Q1 रेंज डेफिनेटली इफेक्ट होता है, नहीं लार्ज माइनस स्मॉल, तो रेंज इफेक्ट होगा। मीन मोड भी इफेक्ट होंगे। लाइक बाई चांस अगर हम बात हैं कि हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन है 1, 1, 3, 5 और 100 है, तो इसका अगर हम मीन निकालेंगे कितना होगा, 105, 108, 19, 10, तो यहाँ पे मीन जो आएगा वो 22 होगा। 110 डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो आपका यहाँ पे जो मीन हो जाएगा 22 हो जाएगा। बट अगर हम इसी का मीडियन निकालेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, n जो हो गया 5 हो गया, तो n प्लस 1 टर्म जो होता है 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 6/3 टर्म, तो यहाँ पे जो उस हिसाब से मीडियन के हिसाब से 3 हो जाता है। तो मीडियन लेस इफेक्टिव होता है, वो आपका आउटलायर को उतना ज़्यादा इंपैक्ट नहीं करता है। आउटलायर इतना ज़्यादा इंपैक्ट नहीं करता है, बट मीन में बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करता है। रेंज में तो डेफिनेटली इंपैक्ट करता है। रेंज क्या होता है, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, 100 माइनस 1, तो यहाँ पे 99। रेंज पे भी इंपैक्ट करता है और मोड में भी इंपैक्ट करता है। सिर्फ और सिर्फ आपका जो मीडियन है उस पर आउटलायर उतना ज़्यादा इंपैक्ट नहीं करता है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं स्टैटिस्टिक्स का भी वीडियो प्रोवाइड करूंगा। और एक चीज़ मैं आपको और बोलूँगा, अगर आप इस वीडियो पे मेरे को 500 लाइक से ज़्यादा दे दोगे, जिस दिन भी 500 लाइक से ज़्यादा हो जाएंगे उस दिन ही मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा इस जिसपे पूरा का पूरा आपका जो पर्टिकुलरली होगा रिसर्च मेथडोलॉजी में कवर करूंगा। शुरुआत से लेकर लास्ट तक आपके जो भी एग्जाम में जो भी कॉन्सेप्ट आते हैं सारे कवर करूंगा A to Z, ठीक है। तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और जितना हो सके वीडियो को शेयर किया करो, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिवेरिएट एंड बाइवेरिएट एनालिसिस की बात हो रही है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव की बात हो रही है। क्वांटिटेटिव में आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होता है और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स होता है। और ये क्या होता है मैं बात करूंगा। डिस्क्रिप्टिव में आपका सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियन मोड होगा। डिस्पर्जन होता है, रेंज, क्वार्टाइल डिवीजन, स्टैंडर्ड डिवीजन, ठीक है। ये मीन डिवीजन होगा। कोरिलेशन होता है, ठीक है। रिग्रेशन भी कहीं ना कहीं, रिग्रेशन जो होता है वो आपका इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स का पार्ट होता है। फिर इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स में आपका पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक ये सारा कुछ है, आप इसको पढ़ो, ठीक है। हाँ, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इन टाइप के क्वेश्चंस पे हमको कुछ नहीं करना होता, ABDC लिखना होता है। देखो, इंश्योर ईच पार्टिसिपेंट हैज अ इक्वल चांस ऑफ बीइंग असाइंड टू डिफरेंट ग्रुप। तो ये आपका रैंडमाइजेशन। कंट्रोल ग्रुप क्या होता है, द ग्रुप दैट डज नॉट रिसीव एन एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट। बिल्कुल सही चीज़ है। कोटा सैम्पलिंग क्या होती है, ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक है, वेयर द सैंपल इज सेलेक्टेड बेस्ड ऑन द प्री डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ये क्या है कि स्ट्रेटाफाइड सैम्पलिंग जो है उसी तरीके से होती है। स्ट्रेटाफाइड में आप स्ट्रेटा बनाते हो, ठीक है। देन उसके बाद आप सिंपल रैंडम सैम्पलिंग यूज करते हो स्ट्रेटाफाइड में। लाइक यहाँ पे 100 लोग हैं, आपने 20-20 और 40-40 और 20 में डिवाइड कर लिया, ठीक है। फिर ईच स्ट्रेटा से आप सिंपल रैंडम सैम्पलिंग करके यूज पॉपुलेशन को लेते हो एज अ सैंपल। और क्लस्टर में कोटा में क्या होता है कि ये आपका पूरा सैंपल है, फिर आप स्ट्रेटा बनाओगे यहाँ पे। बट लेकिन ईच स्ट्रेटा से आप सिंपल रैंडम सैम्पलिंग यूज नहीं करोगे, कुछ प्री डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे आप उनको डिवाइड कर लोगे। तो ये आपका कोटा सैम्पलिंग होता है। फिर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्या होता है, द ग्रुप दैट रिसीव एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट। देखो, दो ग्रुप होते हैं आपके, कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। देखो, कंट्रोल ग्रुप में दो कॉन्सेप्ट होते हैं, प्लेसिबो का कॉन्सेप्ट होता है और एक और इंपॉर्टेंट और
अच्छा कॉन्सेप्ट होता है नोसिबो प्लेसिबो। मैं बताता हूँ, जैसे बाई चांस अगर एक कोई ड्रग्स कंपनी है, ठीक है, ड्रग्स कंपनी बाई चांस जो दवा बनाती है, दवा बनाने की कंपनी है, उसने एक सर दर्द का मेडिसिन फाइंड किया, हेडेक का मेडिसिन फाइंड किया, तो उसने हेडिक होने के बाद जैसे बाई चांस उसके दो ग्रुप लिया, एक कंट्रोल ग्रुप है और एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है। कंट्रोल ग्रुप में क्या हुआ, ये एक लोग है और ये एक लोग है, तो इसके बाद इसको दिया जाता है प्लेसिबो। प्लेसिबो का मतलब होता है कि एक जैसे इसका सर दर्द हुआ, इसको एक पिल दी जाएगी और उस पिल को देने के बाद इसका सर दर्द ठीक हो रहा है कि नहीं देखा जाएगा, और यहाँ पे हम देंगे आपका जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसको ट्रीटमेंट जो हमने डेवलप किया है, क्योंकि बहुत सारे टाइम पे ऑटोमेटिकली भी ठीक हो जाता है। तो ये आपका जब हम कंपेयर करते हैं कंट्रोल ग्रुप से एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को, तो वो आपका जो रिलेशनशिप वो बनता है, जैसे वही चीज़ बोला गया, कंट्रोल ग्रुप में जो है वो एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट रिसीव नहीं होगा और यहाँ पे जो है आपका एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट रिसीव होगा। सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, द नल हाइपोथेसिस स्टेट दैट देयर इज नो रिलेशनशिप और डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल बीइंग स्टडीड। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि जो नल हाइपोथेसिस है, दो वेरिएबल्स के बीच कोई रिलेशनशिप नहीं होता है बोलता है, ठीक है। ये इक्वालिटी की बात करता है, ठीक है, दो वेरिएबल्स के बीच इक्वालिटी की बात, इक्वालिटी का साइन मोस्टली देखने को मिलता है, और हमेशा रिसर्चर इसको डिसअप्रूव करने की कोशिश करता है। द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ऑलवेज सपोर्ट टू रिसर्चर प्रेडिक्शन और एक्सपेक्टेड आउटकम। हाँ, इसको हमेशा एक्सेप्ट करने की बात होती है, तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च डिजाइन इज characterized by comparing different group of a participant on one or more variable of interest। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की बात हो रही है यहाँ पे, और उसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, उनको अभी मैं उस पर एक वीडियो लेके आऊँगा अभी आपका बहुत रिसेंटली, ये मान के चलो। तो इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करना, देखता हूँ कितने लोग इसको अटेम्प्ट कर पाते हैं कि नहीं। इस पर रिसेंटली मैं एक वीडियो लेके आऊँगा जल्दी, ठीक है। मैंने आपको इसको लिख दिया है, बट थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, इस पर भी हटाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च डिजाइन इज कैरेक्टराइज बाय कंपेरिजिंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट वन और मोर वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट। तो ये आपका क्रॉस सेक्शनल होता है। देखो क्रॉस सेक्शनल डिजाइन में क्या होता है कि इसको आप स्नैपशॉट ऑफ आउटकम भी बोलते हो या स्नैपशॉट भी बोलते हो, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि जो पर्टिकुलरली एग्जामिन द डिफरेंस फ्रॉम अमंग सब्जेक्ट बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग डिफरेंस रेदर देन द रैंडम एलोकेशन। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर बन जाता है वो बी वाला बन जाता है। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हमको सिंपली ABCD लिखना होता है, ABCD, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या पूछा गया, आइडेंटिफाई ग्रुप और क्लस्टर विद इन डेटा सेट बेस्ड ऑन सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी बिटवीन वेरिएबल्स। तो ये हमारा होता है क्लस्टर एनालिसिस, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। रिग्रेशन एनालिसिस क्या होता है, एग्जामिनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखो रिग्रेशन में अगर एक सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस की बात करेंगे तो एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, लेकिन मल्टीपल रिग्रेशन की बात होगी तो वहाँ पे एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, बट जो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे वो एक से ज़्यादा होंगे, तो यहाँ पे सेकेंड हो जाता। तो यहाँ पे ये सारे एलिमिनेट हो जाते हैं, तो करेक्ट आंसर ये बन जाता। फिर आपका इंडिपेंडेंट सैंपल टेस्ट क्या होता है, डिटरमाइन द डिफरेंस इन मीन बिटवीन टू इंडिपेंडेंट ग्रुप। जो मैंने अभी बोला था एनर्जी ड्रिंक वाला और जो हार्ट रेट वाला, वहाँ पे दो डिफरेंट ग्रुप के बेसिस पे बात होता है, वो सेम पर्सन पे बात नहीं होता है। देन आपका ये लास्ट वाला यू टेस्ट की बात की, डिटरमाइन द डिफरेंस ऑफ मीडियन बिटवीन टू इंडिपेंडेंट ग्रुप। इसको ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ, तो करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट वाला बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन हाँ अच्छा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च डिजाइन इज कैरेक्टराइज बाय कंपेयरिंग अ ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट बिफोर एंड आफ्टर इंटरवेंशन विदाउट अ कंट्रोल ग्रुप। तो ये आपका जो होता है क्वाजी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होता है, ठीक है। मैंने एक्सप्लेन भी किया है, आप जाके देखो थोड़ा सा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। इस इन टाइप के क्वेश्चंस में ABCD हम लिखते हैं और इजीली ये क्वेश्चंस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आती है क्वेश्चन से, बट आई डोंट नो व्हाई पीपल। हाँ, दे स्टेट दैट देयर इज अ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। ये कौन बोलता है, ये नल हाइपोथेसिस बोलता है। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बोलता है, देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल, ठीक है। टाइप 1 एरर क्या होता है, जब आपका नल हाइपोथेसिस आपका ट्रू हो बट आप उसको रिजेक्ट कर दो, इनकरेक्टली रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इज एक्चुअल ट्रू। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बन जाता वो आपका ये सारे कट जाते हैं और ये बन जाता है। फेलिंग टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स, जब आपका नल हाइपोथेसिस फॉल्स हो बट आप उसको एक्सेप्ट कर लो, तो ये आपका टाइप 2 एरर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, informed consent is a crucial ethical principle in research that require a participant to provide voluntary and knowledgeable agreement before participating। ये रिसर्च इथिक्स की बात कर रहा है कि आप किसी से भी डेटा कलेक्ट कर रहे हो तो बिल्कुल उसको बताओ कि आप डेटा किस लिए कलेक्ट कर रहे हो, क्या आपका रिसर्च है, और आप ये उसको कंसेंट दो कि आप उसका डेटा लीक नहीं करोगे किसी को, ठीक है। जिसका बात होता है एनोनिमिटी, डू नॉट गारंटी दैट आइडेंटिफाई। एनोनिमिटी का मतलब होता है, ये डू नॉट नहीं होता तो सही हो जाता, गारंटी दैट आइडेंटिफाई ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर कीप्ट कॉन्फिडेंशियल एंड कैन नॉट बी लिंक टू द देयर रिस्पॉन्स एंड डेटा। तो एनोनिमिटी का मतलब ये होता है कि आपका जो डेटा मैंने रिस्पॉन्डेंट से लिया है वो मैं किसी और को नहीं दूंगा, एक तरीके से उस तरीके की बात करना। तो ये बट डू नॉट बोल रहा है तो ये गलत स्टेटमेंट हो गया हमारा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बन जाता है 51 का, वो बन जाता है आपका दिस वन।
हाँ, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रॉस सेक्शनल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लेना। एक बार समझ लोगे तो आपके रिसर्च में भी काम आएगा। रिसर्च में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है ये, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल का डेटा क्या मतलब होता है? स्नैपशॉट ऑफ पॉपुलेशन भी इसको बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं हम क्रॉस सेक्शनल में, लाइक हमने क्या किया, हमने एक आपका जो जैसे बाई चांस आप ये मान के चलो एशिया की जितनी भी कंट्री हैं उनका आपने जीडीपी डेटा ले लिया सिर्फ और सिर्फ 2022 का। तो ये आपने बहुत सारे क्रॉस सेक्शन, एशिया एशिया की तो बहुत सारी कंट्रीज होंगी। एशिया लाइक आपका इंडिया भी होगा, चाइना भी होगा, पाकिस्तान भी होगा, श्रीलंका भी होगा, बांग्लादेश भी होगा, ठीक है। तो जब एशिया की बहुत सारी कंट्रीज का आपने जीडीपी डेटा ले लिया एक पर्टिकुलर ईयर में, यहाँ पे एक पर्टिकुलर ईयर में जब आप डेटा लोगे तो वो आपका क्रॉस सेक्शनल डेटा होगा। फिर आपका टाइम सीरीज डेटा क्या होगा? यहाँ पे सिर्फ इंडिविजुअल यूनिट होगा। जैसे बाई चांस इंडिया का डेटा आपने ले लिया, वो आपने डेटा ले लिया 2001 से और 2022 के बीच। तो ये आपका यहाँ पे क्या है, जो आपका जो क्रॉस सेक्शनल यूनिट है वो इंडिविजुअल होगा, बट टाइम सीरीज यूनिट जो होगा वो बहुत सारा, 1 से आपने 22 तक कर लिया। और पैनल डेटा क्या होता है? क्रॉस सेक्शनल जो और टाइम सीरीज को जब हम मिलाते हैं तो उसको हम लोग पैनल डेटा बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एशिया का हमने डेटा ले लिया क्योंकि उसमें बहुत सारा कंट्रीज आ जाएगा 2001 से 2022 के बीच। तो ये आप जब क्रॉस सेक्शनल और पैनल डेटा को मिला देते हो तो वो आप क्रॉस सेक्शनल और टाइम सीरीज को मिला देते हो तो पैनल डेटा बन जाता है। तो यहाँ पे अब हम लिखते हैं A B C एंड D, कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम द सेम इंडिविजुअल और ग्रुप ओवर टाइम। तो ये आपका होता है लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, बी का फर्स्ट वाला। लो एलिमिनेट हो गया। कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम डिफरेंट इंडिविजुअल्स और ग्रुप एट ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये आपका होता है क्रॉस सेक्शनल। मैंने बोला ना कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम डिफरेंट इंडिविजुअल और ग्रुप्स एट अ स्पेसिफिक, जैसे एशिया का डेटा मैंने लिया, इसमें यहाँ पे डिफरेंट इंडिविजुअल है और ग्रुप है, उसमें बहुत सारा कंट्रीज है, बट टाइम जो है वो पर्टिकुलर है। तो यहाँ पे आपका क्रॉस सेक्शन हो गया, ए का सेकेंड हो गया। कंबाइनिंग एलिमेंट ऑफ क्रॉस सेक्शनल लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन या क्रॉस सेक्शनल और टाइम सीरीज, तो उसको आप बोलते हैं पैनल डेटा। ये लास्ट में आपका क्वाजी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन हो गया। तो करेक्ट आंसर आपको पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द प्लेगरिज्म? प्लेगरिज्म का मतलब होता है कि आप किसी का कंटेंट को कॉपी करो और उसको आप ना साइटेशन दो ना आप उसको पर्टिकुलरली क्रेडिट दो, तो वो आपका प्लेगरिज्म होता है, ठीक है। तो अब इसका जो करेक्ट आंसर आपका बनेगा वो बनेगा साइटिंग सोर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द प्लेगरिज्म? साइटिंग सोर्स प्रॉपरली इन योर रिसर्च पेपर यूजिंग समवन एल्स वर्क विदाउट गिविंग प्रॉपर क्रेडिट, ठीक है, and taking idea from multiple sources and combine them in your own words, paraphrasing information without attribution। तो यहाँ पे प्लेरिज्म आपका, अब यहाँ पे क्या पूछा गया है कि प्लेरिज्म को कौन सा बेस्ट डिफाइन करता है। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यूजिंग समवन एल्स वर्क विदाउट गिविंग प्रॉपर क्रेडिट, तो इसका मतलब है कि आप किसी दूसरे का वर्क यूज कर रहे हो बट आप उसको क्रेडिट नहीं दे रहे हो, तो यहाँ पे प्लेरिज्म का बहुत हाई है, प्लेरिज्म का चांसेस बहुत हाई है और ये अनइथिकल है। टेकिंग आइडिया फ्रॉम द मल्टीपल सोर्सेज कंबाइन देम इन योर आइडिया, ये भी आपका प्लेरिज्म का पार्ट है। पैराफ्रेजिंग इन्फॉर्मेशन विदाउट एट्रीब्यूशन, ये भी आपका प्लेरिज्म का पार्ट है, बट लेकिन ये जो है ये आपका सही चीज़ है। आप विच साइटिंग सोर्सेज प्रॉपरली इन योर रिसर्च, आप अगर किसी से कुछ ले रहे हो तो आप उनके सोर्सेज को प्रॉपर साइट कर रहे हो तो कोई भी इशू नहीं है। प्लेरिज्म का बहुत सारा टाइप्स होता है। पहला तो डायरेक्ट प्लेरिज्म होता है। वहाँ पे क्या होता है कि व्हेन यू टेक अनदर पर्सन वर्क्स एंड पास इट ऑफ एज ओन विदाउट चेंजिंग एनीथिंग। डायरेक्ट प्लेरिज्म का मतलब है कि आपने किसी दूसरे का वर्क लिया और उसको अपना बना लिया, सिंपल सा डायरेक्ट प्लेरिज्म का वर्क हो जाएगा। फिर आपका पैराफ्रेजिंग क्या क्या होता है कि आपने दूसरे का काम लिया और उसको पैराफ्रेज कर दिया, लाइक अपने वर्ड में लिख दिया, बट उसका आपने क्रेडिट नहीं दिया, ठीक है, तो ये आपका पैराफ्रेजिंग हो गया। देन आपका मॉसिक प्लेगरिज्म क्या होता है? व्हेन यू पार्शियली पैराफ्रेज द कंटेंट सो दैट योर पेपर इज अ मिक्स ऑफ योर सोर्स वर्ड्स एंड योर ओन वर्ड्स। तो यहाँ पे क्या किया कि आपने दूसरे के जो सोर्स है, दूसरा सोर्स है मतलब दूसरे का जो पेपर है वहाँ से उठाया चीज़ों को और पैराफ्रेजिंग किया, बट उसको क्रेडिट नहीं दिया और कुछ अपने लैंग्वेज पे लिखा, ठीक है। सेल्फ प्लेगरिज्म का मतलब ये होता है कि आपने किसी का पर्टिकुलरली आपने जो खुद का पेपर है उससे बहुत सारी चीज़ों को लिखा है बट उसको साइटेशन पे नहीं डाला। फिर आपका एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म होता है और लास्ट में ये आप इसको पढ़ लो, इजीली सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन एग्जांपल ऑफ अ पैडिंग इन अ बिब्लियोग्राफी? तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका बनता है वो आपका बनता है इंक्लूडिंग इन योर बिब्लियोग्राफी वर्क दैट यू कंसल्टेड बट टू विच यू मेड नो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रेफरेंस और यूज इन योर रिसर्च पेपर, ठीक है। तो ये आपका पैडिंग का अप्रोच होता है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हाँ, ये अच्छा है। यहाँ पे आप यहाँ पे आप क्या करोगे, A B
सी एंड डी इजीली आप कर सकते हो। सबसे पहला, एग्जामिनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। दो और मोर वेरिएबल्स के बीच अगर रिलेशनशिप आप एग्जामिन कर रहे हो तो उसको आप बोलोगे कोरिलेशन स्टडी, ठीक है। फिर कंपेयर ग्रुप टू डिटरमाइन द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, आपका वो जो होता है कैजुअल कंपेरेटिवली हो जाएगा, ठीक है। इजीली आप इसको कर सकते हो। ये फिर आपका एक्सपेरिमेंटल स्टडी, मैनिपुलेट वेरिएबल, ये भी इजीली हो जाएगा। डिस्क्रिप्टिव डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सही है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका बन जाता वो ये वाला बन जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पीयर रिव्यू इज अ प्रोसेस वेयर एक्सपर्ट इवैल्यूएट्स द क्वालिटी एंड वैलिडिटी ऑफ अ रिसर्च आर्टिकल बिफोर पब्लिकेशन। तो देखो, पीयर रिव्यू का मतलब होता है कि जब आप एक पेपर को लिखते हो तो वहाँ पे क्या होता है कि आपका पेपर ऐसे पब्लिश नहीं होता है, आपको अपना पेपर एक प्रॉपर जर्नल में भेजना होता है उनके स्टाइल में, वो भी जिस फॉर्मेट में वो बोलेंगे। फिर उसके बाद आपका एक डेस्क एक्सेप्टेंस होता है। डेस्क एक्सेप्टेंस का मतलब ये है कि वहाँ पे ये देखते हैं कि आपका प्लग ज़्यादा नहीं होना चाहिए, प्लरिज्म ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आपने जो फॉर्मेट बोला है वो यूज किया है, आपने पेपर में कुछ नया किया है कि नहीं किया है, ठीक है। तो इसके बाद फिर आपका पेपर जाता है पीयर रिव्यू के लिए। पीयर रिव्यू कुछ एक्सपर्ट लोग होते हैं उस फील्ड के, वो देखते हैं कि आपका जो पेपर है वो पब्लिकेशन के लिए ठीक है कि नहीं, उसका क्वालिटी और वैलिडिटी देखते हैं आपके पेपर में जो भी आपने किया है। तो ये बिल्कुल सही चीज़ है। दूसरा क्या बोला, पीयर रिव्यूअर्स आर टिपिकली सिलेक्टेड फॉर द जनरल पब्लिक टू इंश्योर अनबायस्ड असेसमेंट। नहीं, पीयर रिव्यूअर जो होते हैं जनरल पब्लिक से हम नहीं लेते हैं, उनको हम लेते हैं वो बहुत एक्सपर्ट होते हैं, वो अपनी फील्ड के एक्सपर्ट लोग होते हैं जिनके रिसर्च एरिया पे हम मतलब कहीं ना कहीं जो एक ऑलरेडी उस रिसर्च एरिया पे वर्क कर चुके होते हैं, उनको हम एज अ पीयर रिव्यूअर लेते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट जो होता है वो आपका हो जाता है सी वाला। इस फर्स्ट सही है बट सेकेंड इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वही क्वेश्चन आ गया डायरेक्ट और वो वाला जो मैंने अभी आपको बताया, तो इसको आप लोग करिएगा। अगर देखता हूँ कि अगर आपको कुछ इश्यूज होते हैं तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा, वहाँ पे हम डिस्कशन कर सकते हैं, या आप इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो मेरे से। हाँ, अभी मैंने बताया था सेल्फ प्लेगरिज्म में क्या होता है कि आपका खुद का वर्क का आप पैराफ्रेजिंग कर रहे हो मल्टीपल सोर्स विदाउट प्रॉपर एट्रीब्यूशन, यूजिंग समवन एल्स वर्क नहीं होगा, ठीक है। पैराफ्रेजिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द मल्टीपल सोर्स विदाउट प्रॉपर साइटेशन, ये भी नहीं होगा। रिसाइकलिंग योर ओन प्रीवियसली पब्लिश्ड वर्क विदाउट प्रॉपर साइटेशन, आपका जो ऑलरेडी पब्लिश वर्क है आप उसी को ही कहीं ना कहीं आगे कर रहे हो, उस पर पैराफ्रेजिंग कर रहे हो तो, और साइटेशन नहीं डाल रहे हो, तो ये आपका सेल्फ प्लेगरिज्म होता है, ठीक है। फिर अब ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या है ए बी सी एंड डी। यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन पे क्या होता है, इंट्रोडक्शन पे आपका जो सिंपल सा होगा वो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन और रिसर्च ऑब्जेक्टिव के बारे में बात, ये रिसर्च रिपोर्ट की बात हो रही है। ए का जो होता है वो फोर्थ वाला बन जाता, तो ये एलिमिनेट हो जाते। तो फिर रिव्यू लिटरेचर में क्या होता था, रिव्यू लिटरेचर में हम देखते थे कि आपका समराइज एंड इवोल्यूट एग्जिस्टिंग रिसर्च, जो एग्जिस्टिंग आपके टॉपिक पे ऑलरेडी बहुत सारा रिसर्च हो चुका है उनको देखते थे कि उन पे क्या क्या काम हो चुका है, उसको समराइज और इवोल्यूट करने की कोशिश करते थे, ठीक है। तो बी का जो होता है वो फर्स्ट वाला होता, तो ऐसे एलिमिनेट हो गया। फिर मेथडोलॉजी जो हो जाता वो आपका सेकेंड हो जाता और रिजल्ट आपका ये हो जाता, तो करेक्ट आंसर आपका ये बन जाता है इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये स्केल की बात की गई है। देखो नॉमिनल स्केल क्या होता है, वो आपका ये दो स्केल जो होते हैं क्वालिटेटिव होते हैं, ये जो होते हैं क्वांटिटेटिव होते हैं, ध्यान रखना। नॉमिनल स्केल क्या होता है, कहीं ना कहीं आपको कैटेगराइज करने के लिए यूज होता है नॉमिनल स्केल। बाई चांस आप बहुत सारे प्लेयर्स का नंबर देखोगे 7 6 5 4 इस तरीके से, जैसे एम एस धोनी का जो नंबर है 7 है। फिर ऑर्डिनल स्केल क्या होता है, वो ऑर्डर करने की बात करते हैं, कैटेगरी को ऑर्डर करने की बात करते हैं, रैंकिंग ऑर्डर की बात करते हैं, बट दो रैंक्स के बीच में कितना डिफरेंस है वो नहीं बताते हैं वो, ठीक है। फिर आपका इसीलिए आया इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल क्या, डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट बट नो एब्सोल्यूट, ये जो दो वेरिएबल्स के बीच रिलेशन, मतलब दो रैंक वेरिएबल के बीच कितना पर्टिकुलरली डिफरेंस है वो बताते हैं, बट ये नॉन जीरो ट्रोन, मतलब ये जीरो को कंसीडर नहीं करते हैं। रेशियो स्केल आपका जीरो को भी कंसीडर करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जैसे लेवल ऑफ मेजरमेंट में, नॉमिनल स्केल में आई कलर के बेसिस पे हो गया, नेम के बेसिस पे हो गया। ऑर्डिनल स्केल पे लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, बट ये नहीं बता सकते कि कितना सेटिस्फेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे नेचर ऑर्डर, ठीक है। इंटरवल स्केल जो है आपका टेम्परेचर हो गया। फिर आपका रेशियो स्केल जो है गया उसमें हाइट भी हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखोगे, ये मैंने इसमें ये भी बताया कि नॉमिनल स्केल में जो है वो आपका इक्वलिटी आप परफॉर्म कर सकते हो, मोड परफॉर्म कर सकते हो। यहाँ पे आपका इक्वलिटी एंड ऑर्डर दोनों चीज़ होगा, यहाँ पे मोड मीडियन दोनों परफॉर्म हो सकता है। इंटरवल स्केल पे आपका इक्वलिटी ऑर्डर एड सब्सट्रैक्ट कर सकते हो, यहाँ पे मीन मीडियन मोड एंड सॉरी मोड मीडियन और अर्थमेटिक मीन यूज हो सकता है, और यहाँ पे सारा कुछ यूज हो सकता है। तो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपका क्या आंसर ठीक है। तो नॉमिनल स्केल कैटेगोरिकल डेटा विद डिस्टिंक्ट कैटेगरी, तो फर्स्ट का जो हो जाएगा वो फर्स्ट वाला हो जाएगा, दो एलिमिनेट हो गया। फिर बात आती है ऑर्डिनल स्केल की। ऑर्डिनल स्केल क्या होता है, डेटा विद इक्वल इंटरवल एंड मीनिंगफुल 0 पॉइंट, तो ये जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो टी का बन जाएगा, रेशियो स्केल, क्योंकि ये जीरो को एग्जिस्ट करता है वहाँ पे, ठीक है। मीनिंग जीरो जो है वहाँ पे मीनिंगफुल पार्ट रोल करता है, तो डी का रैंक की बात हो रही। देन लास्ट इंटरवल, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे हम सबसे पहले ए बी सी एंड डी लिखते हैं।
तो यहाँ पे क्या है, सेलेक्टिंग एवरी nth इंडिविजुअल फ्रॉम द पॉपुलेशन फॉर इंक्लूडिंग इन द सैंपल। तो ये जो आपकी सैम्पलिंग टेक्निक होती है उसको आप बोलते हो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग टेक्निक। ये इसको जाके आप पढ़ सकते हो, जो मैंने 7 मिनट सीरीज में बहुत अच्छे से बताया, एग्जाम्पल के साथ बताया। यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी जल्दी चीज़ें होती हैं क्योंकि बहुत सारे MCQs होते हैं। तो फर्स्ट हो जाएगा, लो एलिमिनेट हो गया सारा। ईजिली ये सारे क्वेश्चन होते हैं, इनमें उतना कुछ डिफिकल्टीज नहीं होती है, ठीक है। अभी ए का फर्स्ट हो गया। अभी पार्टिसिपेंट्स आर चूज बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेवेंट टू द स्टडी। तो ये आपका पर्पसिव सैंपलिंग की बात हो रही है। पार्टिसिपेंट्स आर सेलेक्टेड बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन और रेफरल फ्रॉम द एग्जिस्टिंग, ये में स्नोबॉल सैंपलिंग की बात हो रही है। डिवाइडिंग द पॉपुलेशन इनटू सब ग्रुप, हेटेरोजेनियस पॉपुलेशन को होमोजेनियस में कन्वर्ट करते हैं, देन इसके बाद सिंपल रैंडम सैंपलिंग यूज करते हैं। ये आपका स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग की बात हो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ फॉर्म ऑफ प्लेगरिज्म। ठीक है, प्लेगरिज्म का पार्ट क्या नहीं है, ठीक है। कॉपिंग एंड पेस्टिंग सेंटेंस एंड पैराफ्रेज फ्रॉम द सोर्स विदाउट साइटेशन, ये पैराफ्रेज का पार्ट है। तो ये हमारा पैराफ्रेजिंग है, प्लेगरिज्म है। पैराफ्रेजिंग समवन एल्स वर्क विदाउट प्रॉपर साइटेशन, ये भी है। समराइजिंग इन्फॉर्मेशन एंड प्रोवाइड अ साइटेशन, प्रेजेंटिंग समवन एल्स वर्क आइडिया इट्स ओन, ये भी है। तो यहाँ पे अगर आप समराइज कर रहे हो इन्फॉर्मेशन को बट आप साइटेशन प्रोवाइड कर रहे हो तो उसको प्लेगरिज्म में नहीं कंसीडर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हमको A, B, C एंड D लिखना होता है। यहाँ पे आ गए डेटा कलेक्टेड फर्स्ट एंड स्पेसिफिक फॉर रिसर्च पर्पस, ए का फर्स्ट हो गया, एलिमिनेट दो। डेटा कलेक्टेड समवन एल्स डिफरेंट रिसर्च पर्पस, सेकेंडरी रिसर्च की बात हो रही, बी का सेकेंड हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। सर्वे, डेटा कलेक्टेड थ्रू डायरेक्ट इंटरेक्शन विद रिस्पोंडेंट, मैंने बोला ना सर्वे और सेंसस में डेटा हम इन्यूमरेटर से भी करवाते हैं और डेटा खुद फिल करते हैं। फिर लिटरेचर की डेटा कलेक्टिंग फ्रॉम द एग्जिस्टिंग सोर्स और रिकॉर्ड, तो यहाँ पे ये करेक्ट आंसर बन जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ अ प्राइमरी डेटा। तो यहाँ पे प्राइमरी डेटा का कौन सा एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे हो जाएगा सेंसस डेटा। अगर हम कलेक्ट कर रही है गवर्नमेंट तो वो प्राइमरी डेटा का पार्ट होगा, लेकिन यही चीज़ आप अगर सिर्फ सेंसस डेटा होता तो वो प्राइमरी डेटा का एग्जाम्पल नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, थोड़ा दिमाग से सोचो। सेंसस डेटा कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट तो आपका जो सर्वे होता है वो प्राइमरी डेटा ही कंसीडर होता है, ठीक है। रिसर्च आर्टिकल पब्लिश इन एकेडमिक जर्नल सेकेंडरी डेटा हो जाएगा। सर्वे रिस्पॉन्स कलेक्टेड फॉर द स्पेसिफिक रिसर्च, अब जैसे क्या होगा कि सेंसस डेटा आ गया, फिर उस सेंसस डेटा को हम अपनी रिसर्च के लिए यूज कर रहे हैं, देन वो सेकेंडरी डेटा कंसीडर होगा, ठीक है। हिस्टोरिकल सेकेंडरी हो जाएगा, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ये वाला बन जाता है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। A, B, C एंड D, सबसेट ऑफ अ पॉपुलेशन दैट इज सेलेक्टेड फ्रॉम द स्टडी। तो ये आपका जो हो जाता है वो सैंपल हो जाता है, सैंपल की बात कर रहे हैं। तो बी का फर्स्ट वाला हो जाएगा, बी का फर्स्ट वाला हो जाएगा, बाकी एलिमिनेट कर देते हैं हम। 65 का बी का जो हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, इंटायर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और एलिमेंट दैट पासेस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरेस्ट, ये पॉपुलेशन हो जाएगा। बी का ए का सेकंड हो जाएगा, लो एलिमिनेट हो गया। पैरामीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखो पैरामीटर क्या होता है, एक चीज़ मैं बोलूँगा आपको, एक मिनट रुकना, समथिंग इज इशू इन दिस। देखो पॉपुलेशन से आप सैंपल निकालते हो, ठीक है। इस सैंपल के बेसिस पे आप जो इन्फ्रेंस करते हो तो इसको आप मतलब जो इन्फ्रेंस जनरेट करते हो वो आपका बेसिकली इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स का पार्ट होता है, जिसको आगे हम डिस्कस करेंगे जब हम बात करेंगे पैरामीटर की। पैरामीटर का मतलब होता है जो पॉपुलेशन का मीन होता है उसको हम पैरामीटर बोलते हैं। पॉपुलेशन का जो मीन होता है उसको हम पैरामीटर बोलते हैं। सैंपल का जो मीन होता है उसको स्टेटिस्टिक्स बोलते हैं। एस से याद रखना और PP से याद रखना, ठीक है। न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैंपल। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बन जाता है वो आपका ये वाला बन जाता है इजीली, ठीक है। यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सारा कुछ मैंने दिया है, आप इसको भी अच्छे से देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रिलायबल मेजर इन रिसर्च। देखो दो चीजें होती हैं, पहला होता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी RC से याद रखना, रिलायबिलिटी इज रिलेटेड टू कंसिस्टेंसी, वैलिडिटी इज रिलेटेड टू एक्यूरेसी, इंटरनल वैलिडिटी इज रिलेटेड टू क्रेडिबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक्सटर्नल वैलिडिटी इज रिलेटेड टू ट्रांसफरेबिलिटी, ठीक है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत अच्छे से लिख लो कहीं, ट्रांसफरेबिलिटी। तो यहाँ पे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रिलायबल मेजर इन रिसर्च। तो रिलायबल मतलब कंसिस्टेंसी की बात हो रही है, RC ऐसे याद रख सकते हो, RC, ठीक है। तो यहाँ पे ये नहीं होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द पर्पस ऑफ पीयर रिव्यू इन द रिसर्च पब्लिकेशन प्रोसेस। मैंने बोला था ना पीयर रिव्यू क्या होता है अभी, तो पीयर रिव्यू का मतलब होता है जो मेन काम होता है क्वालिटी एंड क्वांटिटी रिसर्च आर्टिकल को चेक करने की होती है। तो प्रमोट कॉम्पिटिशन अमंग रिसर्चर नहीं होता है, तो इंश्योर प्लेगरिज्म फ्री आर्टिकल, ये आपका डेस्क एक्सेप्टेंस में ही हो जाता है, उसके पहले हो जाता है। तो स्टेब्लिश द कॉपीराइट फ्रॉम द पब्लिशर, ये भी नहीं होता है, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कंटिन्यूअस वेरिएबल। तो जो आपका कंटिन्यूअस वेरिएबल का एग्जाम्पल होगा वो आपका एज होगा, क्योंकि पॉइंट्स में भी जो रिप्रेजेंट हो सकता है वो आपका कंटिन्यूअस वेरिएबल होता है। डिस्क्रीट वेरिएबल होता है जो मतलब आपका पॉइंट्स में नहीं, वन जैसे 2 ऑप्शन ही हो सकते हैं, लाइक मेल फीमेल हो गया,
सिंगल, मैरिड एंड डिवोर्स, इस तरीके से एज जो होगा इन ईयर्स वो आपका कंटिन्यूस वेरिएबल का पार्ट होगा, ठीक है। वो पॉइंट्स में भी रिप्रेजेंट हो सकता है, लाइक किसी का 36.5 ईयर भी एज हो सकता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स इन रिसर्च। देखो 2 टाइप्स की रिसर्च स्टैटिस्टिक्स होता है, डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल। देखो इस पे मैंने एक प्रॉपर अच्छा सा वीडियो बनाया 7 मिनट सीरीज पे, आप जाके देख सकते हो। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का काम होता है ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स विच डील्स कंसर्न विद डिस्क्राइबिंग द पॉपुलेशन ऑफ द एंटायर स्टडी। और आपका इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का जो मेन फोकस होता है आपका ड्राइंग कंक्लूजन अबाउट द पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल एनालिसिस एंड ऑब्जर्व, ठीक है। इसका काम होता है ऑर्गेनाइज्ड एनालिसिस एंड प्रेजेंट डेटा इन अ मीनिंगफुल वे, और इसका कंपेयर टेस्ट एंड प्रेडिक्ट द डेटा। यहाँ पे आपका चार्ट ग्राफ्स एंड टेस्ट, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट यूज होता है। तो ये सारा चीज़ें मैंने अच्छे से बताया है और इसको बहुत अच्छे से डिफाइन किया, तो ये भी थोड़ा मैं कम बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का मेन काम होता है, जो हाइपोथेसिस होता है उसको टेस्ट करना और इन्फ्रेंसेस है वो जनरेट करना पॉपुलेशन के बारे में थ्रू द सैंपल। हाँ, लास्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब ये मैंने इस पे बहुत सारा कुछ आपको ऑलरेडी बता दिया है, देखते हैं इस क्वेश्चन को कितने लोग कर पाते हैं, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना, और थोड़ा सा 2 वे चीज़ें होना चाहिए। मेरा पॉइंट ये है कि आप लोग भी थोड़ा सा डिस्कशन करो तो बेटर रहता है, ठीक है। तो एंड एक चीज़ और बोलूँगा, प्लीज़ जितना हो सके वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और जितना हो सके वीडियो को लाइक करो। अगर 500 लाइक्स आप करवा दोगे तो मैं डेफिनेटली उसी दिन रिसर्च मेथडोलॉजी पे एक पूरा रिसर्च एप्टीट्यूड पे या रिसर्च मेथडोलॉजी पे एक पूरा वीडियो लेके आऊँगा, जिससे आपका बहुत हेल्प होगा, ठीक है, एग्जाम के लिए। थैंक यू।